हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं एग्जामिनेशन अब ज़्यादा दूर नहीं है एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोग जमकर मेहनत भी कर रहे होंगे। तो इसी पर्टिकुलर आपकी एग्ज़ाम जर्नी के इस लास्ट फेज़ में आपको एक फाइनल पुश देने के लिए, आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा एज देने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए एक क्विक रिवीजन वीडियोज़ की सीरीज़ लेकर आया है, जिसमें हम लोग अपने क्लास 12 हिस्ट्री के जितने भी एग्जामिनेशन में आने वाले चैप्टर्स हैं सबका एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जिससे एक तो हमारा जाने से पहले बढ़िया एक लास्ट रिवीजन हो जाए और कहीं कोई टॉपिक छूट गया है तो उसको हम लोग देख लें, कहीं कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो वो क्लियर हो जाए। तो इसी सीरीज़ में आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ आपकी क्लास 12 हिस्ट्री की जो पहली किताब है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, इसके सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, या फिर इसको थीम नंबर 2 भी आप बोल सकते हैं। इसके क्विक रिवीजन का पहला पार्ट लेकर इसमें हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म होने के बाद से जिस तरीके से इंडियन सब कॉन्टिनेंट की परिस्थितियां रही, वहाँ से लेके मौर्यन एम्पायर तक का अपना किस तरीके से का सफ़र रहा है, क्या जर्नी रही है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। इंटरेस्टिंग जर्नी रहेगी, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो डजंट मैटर आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको फ़ायदा मिलना ही मिलना है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। चलें शुरू करते हैं हमारी क्लास 12 हिस्ट्री किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, इसके थीम नंबर 2 चैप्टर या फिर चैप्टर नंबर 2 जो भी आप बोलना चाहें, इसके क्विक रिवीजन का पहला पार्ट। चलें हियर वी बिगिन, शुरू करते हैं सर। तो जो पहला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो है अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज़, और इसमें भी जो ड्यूरेशन हमको बताया गया है वो बताया गया है 600 बिफोर कॉमन एरा टू 600 कॉमन एरा। अब ये जो 600 बिफोर कॉमन एरा टू 600 कॉमन एरा की बात की गई है, इसका मतलब 1000 सालों का जो इतिहास है वो हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर करने वाले हैं। 600 बिफोर कॉमन एरा से शुरू हुए थे और 600 कॉमन एरा तक जा रहे हैं। तो इस पूरे टाइम पीरियड में किस तरीके की आपकी अर्ली सोसाइटीज़ वगैरह डेवलप हुई हैं, हम लोगों ने इस चैप्टर में उन सारी अर्ली सोसाइटीज़ वगैरह के बारे में बात करी है। ठीक है जी, शुरू करते हैं। फिर देखिए हुआ क्या, हम लोगों ने देखा इसके पहले वाले चैप्टर में कि क्यों, कैसे, किस तरह, उसके हमारे पास में सॉलिड एविडेंसेस तो नहीं है, मगर हमें यह पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिस्लाइन हुआ और हड़प्पन सिविलाइजेशन अबैंडन कर दी गई, खत्म हो गई, समाप्त हो गई। उसके बाद के कम से कम 1000, 1100, 1500 सालों तक के बीच में, स्पेसिफिकली मोटा मोटा अगर आप लेकर चलें तो 1500 साल के आसपास का टाइम माना जाता है। 1000 साल से लेके 1500 साल कब के बाद के, जब आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गई है। 1900 बिफोर कॉमन एरा की बात मैं कर रहा हूँ, तब आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गई। उसके बाद के 1000 से लेके 1500 सालों के बीच में आपको कई सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हैं आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होते हुए समझ में आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्या हुआ है, आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गई। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि आप अर्बन लाइफ से रूरल लाइफ की तरफ में शिफ्ट हो गए। अब जब आप अर्बन लाइफ से रूरल लाइफ की तरफ में शिफ्ट हुए, उसके बाद के जो 1000 से लेकर 1500 साल गए हैं, 1000 से लेकर 1500 सालों के बीच में आपको ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स या कई सारी चेंजेस वगैरह इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के समाज में होते हुए दिखते हैं। अब उसमें से जो मेन डेवलपमेंट थे उनके बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। सबसे पहला जो डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है वो ये है कि इंडस रिवर यानी कि आपकी सिंधु नदी और सिंधु नदी की जो ट्रिब्यूटरीज थी उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों ने एक बड़े शानदार ग्रंथ को कंपोज किया, एक बड़ा शानदार ग्रंथ लिखा जिसका नाम था ऋग्वेद, जो हमारा पहला वेद भी कहलाता है। 4 वेदों में से जो पहला वेद है जिसको ऋग्वेद बोला जाता है, उसका कंपोजिशन जो है इंडस और इंडस के आसपास की ट्रिब्यूटरीज का जो इलाका है, जो आज का पूरा पंजाब का पोर्शन है, हमारा जो पंजाब है वो, और पाकिस्तान में फिलहाल कुछ वक्त के लिए जो पंजाब का हिस्सा चला गया, उस सारे पोर्शन में रहने वाले जो लोग थे, इन लोगों ने सिंध वगैरह का जो इलाका था, यहाँ इस पूरे बड़े से क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने ऋग्वेद जो है उसको कंपोज किया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो हुई यहाँ पर वो था कि एग्रीकल्चरल सेटलमेंट जो थे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कई सारे पार्ट्स में इमर्ज होकर आने लगे। कई सारे आपके जो पार्ट्स हैं उसमें एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स वगैरह निकल कर आने लगे। नॉर्थ इंडिया के इलाकों में भी, दक्कन के इलाकों में भी, और कर्नाटक के जो पार्ट्स वगैरह हैं उसके इलाकों में भी आपको एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है दिखने लगे। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ आपको होती हुई समझ में आती है वो ये है कि अपने जो मुर्दे हैं या फिर आपका अगर कोई मृत व्यक्ति है तो उसको डिस्पोज ऑफ करने के, उसकी बॉडी के अंतिम क्रिया करने का, अंतिम संस्कार करने के जो तरीके थे या जो मेथड्स थे, तो कई सारे नए तरीके के मेथड्स या कई सारे नए तरीके के जो मोड्स थे वो निकल कर आना शुरू हुए। इसी में से एक मोड हुआ करता था मेगालिथ का। मेगालिथ का मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति की, अगर आपने लाश को या फिर किसी व्यक्ति के डेड बॉडी को अगर आपने दफनाया है, अगर आपने उसको कब्र में गाड़ा है, तो उसके बाद
उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रखा जाता था और उसके ऊपर फिर कुछ बातें लिखी जाती थी या नहीं लिखी जाती थी, वो एक अलग चीज़ है, मगर उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रखा जाता था। ये जो बड़ा सा पत्थर रखा जाता था इसको बोला जाता था मेगालिथ। ये लगभग 1000 बिफोर कॉमन एरा के आसपास से आपको ये चीज़ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होती हुई दिख रही है कि अगर आपने किसी व्यक्ति की लाश को कब्र में गाड़ा है तो उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर आप रख दोगे और उस बड़े से पत्थर को क्या नाम दिया गया, इस बड़े से पत्थर को नाम दिया गया मेगालिथ। ये 1000 बिफोर कॉमन एरा से लेके 1 बिफोर कॉमन एरा तक के जो 1000 साल है उसमें ये प्रक्रिया आपको होती हुई समझ में आती है। तो एक ये तीसरी चीज की न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड इंक्लूडिंग यूज ऑफ मेगालिथ इमर्ज इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। और कहां पर आपको खास तौर पे ये देखने को मिल रहा था, एक तो मध्य भारत का इलाका है वहां पर, और साउथ के इलाकों में खास तौर पर ये चीज आपको मेगालिथ ब्यूरियल जो है वो होती हुई समझ में आई। याद रखिएगा मेगालिथ ब्यूरियल का मतलब क्या है, एक डेड बॉडी है उसके ऊपर एक बड़ा सा आपने पत्थर जो है उसकी कब्र के ऊपर रख दिया। और ये कब डेवलप हुआ है, 1000 बिफोर कॉमन एरा से लेकर 1000 बिफोर कॉमन एरा से लेकर एक कॉमन एरा के बीच में ये आपकी जो ये प्रैक्टिस है वो डेवलप हुई है, पहली चीज। दूसरी बात जो आपको यहाँ पे निकल कर आती है वो ये है कि ये खास तौर पे प्रिवेलेंटली कहां पर हो रही थी, सेंट्रल इंडिया में और साउथ में। ठीक है जी, सेंट्रल इंडिया में और साउथ के इलाकों में ये चीज़ आपको ज़्यादा बड़े लेवल पर होती हुई समझ में आती है, ज़्यादा बड़े लेवल पर आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलती है। चलें आगे देखते हैं। अब 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा जो है खास तौर पे, अब यहाँ 1000 बिफोर कॉमन एरा से हम लोग आगे बढ़े तो 900 बिफोर कॉमन एरा, 800, 700 और उसके बाद में आई आपका 600 बिफोर कॉमन एरा, या फिर यूं बोलूं कि 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा शुरू होता है। अब ये जो 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, 600 BC जो देखने को मिलता है, तो आपको और भी दूसरे ट्रेंड्स और भी दूसरी चीज़ें जो हैं समझ में आना शुरू होती हैं। सबसे ज़्यादा जो एक विजिबल ट्रेंड आपको देखने को मिलता है वो है अर्ली स्टेट्स वगैरह का इमरजेंस, अंपायर्स और किंगडम्स वगैरह जो है इनका इमरजेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके पहले कभी कोई अर्ली स्टेट हुआ करता था या नहीं हुआ करता था, कोई अंपायर हुआ करता था या नहीं हुआ करता था, हमारे पास में कोई कह सकते हैं कि पक्के प्रमाण नहीं है इस बात के। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस तरीके की रूलिंग अथॉरिटी थी उसके बारे में कुछ नहीं जानते, हम बस अटकलें लगाते हैं कि शायद अलग अलग शहरों के अलग अलग रूलर थे, या फिर शायद एक कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी थी, कोई राजा था जो भी था वो पूरा का पूरा रूल करता था, या लोग सारे के सारे जो है एगैलिटेरियन सोसाइटी में रहते थे और साथ में फैसला लेते थे। अलग अलग अटकलें हम लोगों ने लगा रखी हैं, हमें एग्जैक्ट एविडेंसेस वगैरह नहीं पता इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस तरीके की आपका राज व्यवस्था चलती थी। मगर ये जो टाइम पीरियड या फिर ये जो ड्यूरेशन है, आपका 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, या फिर यूं बोलूं कि 600 बिफोर कॉमन एरा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये सेंचुरी इसलिए रेलेवेंट हो जाती है क्योंकि आपको यहां से बहुत सारे ट्रेंड्स वगैरह जो हैं देखने को मिलते हैं। सबसे आप कह सकते हैं विजिबल ट्रेंड क्या है कि अब आपको अर्ली स्टेट, शुरुआती जो राज्य हैं, जो अंपायर्स हैं और जो किंगडम्स हैं, जो राजा और प्रजा वाला कंसेप्ट है कि एक राजा होता था, राजा की प्रजा होती थी, राजा दुष्ट था, राजा अच्छा था, इस तरीके की जो बातें अपनी कहानियों में अपने को देखने को मिलती हैं। तो राजा होने के लिए सबसे जरूरी चीज होता है राज्य होना। ये राज्यों की जो शुरुआत है कि एक पर्टिकुलर इलाके में कोई शासन करता है, रूल करता है, उसका अंपायर है, किंगडम है, ये सारी चीजें अर्ली स्टेट्स, अंपायर्स, किंगडम्स वगैरह, इनका इमरजेंस आपको 600 बिफोर कॉमन एरा या 6th सेंचुरी, जैसा भी आप बोलना चाहें, बिफोर कॉमन एरा से होता हुआ समझ में आता है। ठीक है जी, याद रखिएगा इस बात को, इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है। इसके अलावा एग्रीकल्चर का ऑर्गेनाइजेशन होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, और यहाँ ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से एग्रीकल्चर का हो रहा था तो उससे कहीं ना कहीं आपके पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स वगैरह हाईलाइट हो रहे थे। एग्रीकल्चर के ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, अब ये चीज़ डिसाइड होने लगी थी कि भाई ये ज़मीन तुम्हारी है, ये ज़मीन मेरी है, और इस ज़मीन के ऊपर अगर आप खेती कर रहे हो तो इसमें से अगर आप अनाज उगा रहे हो तो इसमें से आप, क्योंकि मेरे राज्य में रहते हो, मेरे शासन के अंदर में अधीन आते हो, इसलिए आपको मुझे कुछ टैक्स वगैरह देना पड़ेगा, कुछ आपको या तो अपनी जो भी आप ये उगा रहे हो उसमें से एक हिस्सा आपको मुझे देना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आती हैं, एग्रीकल्चर का ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद में जो आप जिस तरीके से टैक्स वगैरह दे रहे हो, उन सारी चीज़ों के चलते एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गया था। लोग किसी एक पर्टिकुलर सत्ता की अथॉरिटी मानते थे, वो सारी चीज़ें भी हाईलाइट होती हैं। और यही सारी चीज़ों के साथ साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि अब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होने के लगभग आपके 1200, 1300, 1400 साल के बाद में भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फिर से आपको अर्बन लाइफ की जो है शुरुआत होती हुई समझ में आती है। नए टाउन्स वगैरह जो हैं वो आपके अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, नए नए जो टाउन्स हैं वो फिर से इमर्ज होना शुरू होते हैं।
और पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो है अब आपको नए नए शहर, नए नए टाउन्स वगैरह जो है वो दिखने लगते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होने के बाद। इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होने के साथ ही साथ क्या हुआ था, आपकी जो अर्बन लाइफ थी, अर्बन लाइफ से फिर से आप रूरल लाइफ की तरफ चले गए। और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि हम लोगों को फिर 1000-1500 साल, 1000-1200 साल, 1100 साल का इंतजार करना पड़ा था फिर से आपकी अर्बन लाइफ वगैरह की शुरुआत देखने के लिए। तो वो ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन जिसकी हम लोग बातचीत कर रहे हैं 600 बिफोर कॉमन एरा, ये वो वक्त था जब ये जो इंतजार था वो खत्म हुआ और फाइनली अब आपको नए शहर जो हैं फिर से देखने के लिए मिले। और इन नए शहरों के साथ में फिर से हम लोग रूरल से अर्बन लाइफ की तरफ में शिफ्ट होते हुए समझ में आते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक बार फिर से ग्रामीण जिंदगी जो जीने का तरीका था उससे हम लोग फिर से शहरी जिंदगी की तरफ में लौटना शुरू होते हैं, नए टाउन्स, और इन नए टाउन से फिर बड़े बड़े शहर जो हैं फिर से विकसित होना शुरू होते हैं, विकास की राह पर जाते हुए आपको समझ में आते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी बातें हम लोगों ने करी कि भैया मेगालिथ नाम की कोई चीज़ सेंट्रल और साउथ के इलाकों में आपको देखने को मिल रही है, ये नए नए आपके ऋग्वेद जो है इसका कंपोजिशन हो गया है, एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स आपको देखने को मिल रही हैं नॉर्थ में, दक्कन के इलाकों में, कर्नाटक के इलाकों में। इसके अलावा फिर आप क्या ये आपको नए स्टेट्स वगैरह का इमरजेंस देखने को मिल रहा है, एग्रीकल्चर का ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल डेवलपमेंट आ रहा है, नए नए टाउन डेवलप हो रहे हैं। सवाल ये उठता है कि भैया तुम्हें कैसे पता, आखिर ये सब तुमने होते हुए अपनी आंखों से तो देखा नहीं है, आपको कैसे नॉलेज है इन सारी चीज़ों के बारे में, आपको कैसे पता चला कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं? तो इसका जवाब यह है, हिस्टोरियंस कई सारे सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं इन सारे डेवलपमेंट्स वगैरह को पढ़ने के लिए। इसमें जो सबसे मेजर सोर्सेज हैं, एक तो आपके इंस्क्रिप्शंस होते हैं, ठीक है जी, एक आपके इंस्क्रिप्शंस हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे आपके कई सारे टेक्स्ट वगैरह हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, और तीसरी चीज़ होती है कॉइन्स वगैरह। तो ये तीन पर्टिकुलर जो आपके सोर्सेज हैं इनकी मदद से इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो भी बातें हम लोग करेंगे उसको स्टडी करने में काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिली है। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है शिलालेख वगैरह, यानी कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर जैसे किसी पत्थर वगैरह के ऊपर अगर कोई संदेश लिखा हुआ मिल जाए, किसी पत्थर के ऊपर लिखी हुई कोई आपको अगर आपको किसी पर्टिकुलर कालखंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाए तो उसको आप इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। इसके अलावा किसी पर्टिकुलर कालखंड में लिखे गए जो आपका लिटरेचर होता है, जो टेक्स्ट होता है, जैसे आपकी रामायण हो गई, महाभारत हो गई, या फिर इसके अलावा रामायण महाभारत के अलावा आपके उपनिषद हो गए, या इसके अलावा कोई और दूसरा लिटरेचर हो गया, ये तो खैर हमारे लिए रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी रखते हैं, मगर इसके अलावा कोई और लिटरेचर हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, मेघदूत हो गया, इस तरीके की जो आपकी अलग अलग रचनाएं की गई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हो गई, ये सब कुछ जो है हमारे लिए काम की हैं। तो इसके अलावा जो कॉइन्स या सिक्के वगैरह होते हैं अलग अलग कालखंड में, जो अलग अलग राजाओं के हमको सिक्के देखने को मिले हैं, उससे भी हमको काफ़ी कुछ पता चलता है। अब आप बोलोगे कि एक सिक्का जो है उससे आखिर आपको क्या समझ में आ जाएगा, आप उससे इतिहास को कैसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो, तो वो बात जब हम लोग कॉइन्स के बारे में पढ़ेंगे तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। फिलहाल आपको इतना समझना है कि ये तीन, और इसके अलावा और भी सोर्सेज होते हैं, मगर ये तीन आपके मेजर सोर्सेज हैं जिसकी मदद से हम लोग इस पर्टिकुलर कालखंड का जो ये 600 बिफोर कॉमन एरा से लेकर 600 कॉमन एरा तक का इतिहास है इसको स्टडी करते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मैंने आपसे बोला कि ये जो शिलालेख होते हैं, शिलालेख वगैरह किस तरह के होते हैं पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके के आपको देखिए शिलालेख वगैरह देखने को मिलते हैं। अब जैसे कोई पिलर है उसके ऊपर किसी पर्टिकुलर भाषा में कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं और आप तो खैर ऐसे नहीं पढ़ पाएंगे, मगर जो आपके हिस्टोरियंस होते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं और जो आपके एपिग्राफिस्ट होते हैं वो इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। एपिग्राफिस्ट कौन होता है मैं बताऊँगा, मगर ये इस तरीके से एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ है, ये शिलालेख के ऊपर या फिर इस पर्टिकुलर पिलर के ऊपर आपको देखने को मिला था। इसी तरीके से कोई एक टेक्स्ट है आपको दूसरा, उस टेक्स्ट के ऊपर आपको कुछ लैंग्वेज वगैरह में लिखा हुआ देखने के लिए मिला है। तो इस तरीके से अलग अलग शिलालेखों के ऊपर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये इंस्क्रिप्शंस वगैरह जो हैं, अब जिनको एक सामान्य आदमी नहीं पढ़ सकता, अगर इनको पढ़ना और इनमें से ये जो शिलालेख वगैरह हैं इनको पढ़ना और इनमें से पढ़कर कोई एक मीनिंग निकालने की बात आए तो ये जो पूरी की पूरी स्टडी होती है हिस्ट्री की या फिर आर्कियोलॉजी की, इसको बोला जाता है एपिग्राफी। याद रखिएगा, पत्थर की एक शिला मिली, उसके ऊपर कोई संदेश लिखा हुआ है, आप और मैं तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो एक ऐसी लिपि में या एक ऐसी भाषा में लिखी हुई जो हमारे समझ में नहीं आती, मगर हिस्टोरियंस जो आपकी एंशिएंट भाषाएं पढ़ सकते हैं, जो प्राचीन लिपियां पढ़ सकते हैं, जब वो इनको स्टडी करते हैं और किसी तरीके से अगर इन भाषाओं को आप कह सकते हैं डिकोड कर लेते हैं, जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है
ये जो लिपि लिखी हुई है इसको अगर डिकोड कर लेते हैं और उसको डिकोड कर कर अगर उससे कोई मतलब निकाल पाते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें शिलालेखों की स्टडी में आती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एपिग्राफी। एपिग्राफ्स वगैरह को पढ़ने की जो पूरी स्टडी है इसको एपिग्राफी बोला जाता है। तो 1830 के आसपास तक ये जो हिंदुस्तान में शिलालेख मिल रहे थे, जो एपिग्राफ्स वगैरह मिल रहे थे, इन सबको स्टडी करने की, इन सबको पढ़ने की, इन सबको समझने की कोशिशें हो रही थी। अब 1830 आते आते इस पूरी की पूरी जो ये फील्ड है इसमें एक बड़ा मेजर डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। ये मेजर डेवलपमेंट ये होता है कि जो आपके जेम्स प्रिंसेप साहब थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, की जो मिंट वगैरह थी उसमें ये अफसर हुआ करते थे। मिंट का मतलब क्या होता है? जहां पे सिक्के वगैरह छपते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मिंट थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जहां पे अपने सिक्के छापा करती थी, इनका एक अफसर हुआ करता था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। अब उसका काम कुछ भी रहा हो ईस्ट इंडिया कंपनी में, उससे अपने को मतलब नहीं है, मगर इसका हिस्ट्री में भी एक अच्छा इंटरेस्ट था और ये एपिग्राफी वगैरह भी जानता था, ये शिलालेख वगैरह पढ़ लेता था या उसमें इंटरेस्ट रखता था। 1830 के आसपास तक जेम्स प्रिंसेप ने एक बड़ा जबरदस्त एक रिवॉल्यूशनरी काम किया और वो ये था कि उसने ब्राह्मी और खारोष्टी ये दो लिपि पढ़ने में कामयाबी हासिल कर ली। स्क्रिप्ट या फिर लिपि, जो भी आप इसको बोलना चाहो। इंग्लिश में आप इसको स्क्रिप्ट बोलोगे और हिंदी में आप इसको लिपि बोलोगे। हिंदी में आप इसको लिपि बोलोगे, याद रखिएगा। ये 1830 के आसपास तक जेम्स प्रिंसेप जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मिंट में एक अफसर हुआ करता था, इसने क्या किया? ब्राह्मी और खारोष्टी दो लिपियां पढ़ने में, दो स्क्रिप्ट पढ़ने में इसने कामयाबी हासिल कर ली। अब ये इतना बड़ा डेवलपमेंट इसलिए है या फिर इतनी बड़ी बात ब्रेकिंग डिस्कवरी इसलिए मानी गई क्योंकि ये दोनों स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल सबसे पुराने जो शिलालेख या इंस्क्रिप्शंस आपको देखने को मिले हैं उसको स्टडी करने में, उसको लिखने में जो है इन दोनों लिपियों का इस्तेमाल किया गया था। याद रखिएगा 1830 के आसपास तक इंडियन एपिग्राफी में सबसे जबरदस्त या मेजर डेवलपमेंट होना शुरू हुए। और एपिग्राफी का मतलब क्या होता है? आपको जो भी इंस्क्रिप्शन या शिलालेख मिलते हैं उनको पढ़ना और उनका इंटरप्रिटेशन वगैरह करना। ठीक है, जो एंशिएंट आपके इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। एक जेम्स प्रिंसेप नाम का लड़का हुआ करता था, एक अफसर हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी में। भाई ने क्या किया? भाई ने ब्राह्मी और खारोष्टी को डिसाइफर कर लिया या फिर ब्राह्मी और खारोष्टी को पढ़ना सीख लिया। अब ये दोनों की दोनों जो लिपियां हैं इनका इस्तेमाल सबसे शुरुआती इंस्क्रिप्शंस लिखने में किया जाता था। ये जो स्क्रिप्ट्स हैं इनका इस्तेमाल आपका क्या कह सकते हैं, ये जो शुरुआती आपके शिलालेख हैं वो करने में किया जाता था। ये देखिए यहाँ पर, अब ये जो पिलर आपको देखने को मिल रहा है इसके ऊपर अभी एक पर्टिकुलर जो भाषा लिखी हुई है, ये जो भी आपकी भाषा लिखी हो, मगर इसको जिस स्क्रिप्ट में लिखा गया है, जिस लिपि में लिखा गया है वो आपकी ब्राह्मी लिपि है। देखिए इसको, अब ये आप और मैं तो ऐसा नहीं पढ़ पाएंगे मगर ये ब्राह्मी लिपि है। इनफैक्ट ये लिपि से ही आज की जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं, कम से कम नॉर्थ के इलाकों की, बंगाली हो गई, हिंदी हो गई, हिंदी की जो देवनागरी लिपि हो गई, इनकी जो लिपियां हैं, इनकी जो स्क्रिप्ट्स हैं वो ब्राह्मी लिपि से इवॉल्व हुई हैं। तो खैर जो भी है, मगर पॉइंट ये है कि ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। ठीक है जी, ये इस पर्टिकुलर शिलालेख पर आपको, ये इस पर्टिकुलर पिलर पर आपको देखने को मिली। इस तरीके के और भी काफी सारे आपके शिलालेख वगैरह थे, उस पर आपको ब्राह्मी लिपि में कई भाषाएं लिखी हुई देखने को मिली। इसी तरीके से ये जो आपकी दूसरी भाषा है खारोष्टी, ये खारोष्टी स्क्रिप्ट जो है, ये दूसरी जो आपकी ये लिपि है खारोष्टी लिपि, इसको भी पढ़ने में उसको कामयाबी मिल गई। देख लीजिए खारोष्टी लिपि कुछ इस तरीके की होती है। तो ये आपकी ब्राह्मी हो गई, ये आपकी खारोष्टी हो गई। थोड़ा सा एक बात आपको समझनी पड़ेगी, स्क्रिप्ट्स के बीच में और आपका लैंग्वेज के बीच में एक डिफरेंस होता है। ये जो भाषा यहाँ पर लिखी गई है, ये भाषा कौन सी है? ये भाषा है इंग्लिश। याद रखिएगा इस बात को, ये भाषा कौन सी है? इंग्लिश। और ये कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी गई है? ये रोमन स्क्रिप्ट में लिखी गई है। इस लिपि का इस्तेमाल कर ये रोमन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर आपने अभी इसमें इंग्लिश लैंग्वेज लिखी है। आप इसमें रशियन भी लिख सकते हो, आप इसमें जर्मन भी लिख सकते हो, आप इसमें फ्रेंच भी लिख सकते हो। एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर मैं चाहूं तो आपकी हिंदी भाषा के शब्द भी जो है, काफी हद तक मैं हिंदी भाषा को भी जो है इसमें लिख सकता हूं। जैसे कि अगर मुझे लिखना हो पानी, तो मैं पानी लिखने के लिए या तो पा में आ की मात्रा और ना में बड़ी ए की मात्रा लगा दूंगा। तो ये आपका पानी शब्द किस भाषा का शब्द हो गया? हिंदी। या फिर चले और थोड़ा सा हम लोग एक और ज्यादा शुद्ध शब्द ले लेते हैं। अगर मुझे जल लिखना है तो जल लिखने के लिए मैंने क्या किया? जा और ला को जोड़ दिया और उसके ऊपर एक ये लाइन बना दी। अब इससे ये क्या हो गया? एक शब्द बन गया। ये जल शब्द जो है वो किस भाषा में का शब्द है? ये हिंदी भाषा का शब्द है, मगर इसको लिखा कौन सी लिपि में गया है? इसको देवनागरी लिपि में लिखा गया है। अब अगर मैं चाहूं तो इसी जल शब्द को जो है इस जल शब्द को जो है मैं रोमन लिपि का इस्तेमाल कर जिसमें इंग्लिश लिखी जा रही है उसमें भी लिख सकता हूं। इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें मुझे 3 अक्षरों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, JAL, और ये जल शब्द
इसमें भी बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है मेरा, मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि एक भाषा जो है उसे कई सारी लिपियों में लिखा जा सकता है। बात को समझिएगा, एक भाषा जो है उसे कई सारी लिपियों में लिखा जा सकता है। अब पानी के लिए जो तमिल में शब्द इस्तेमाल होता है वो है तन्नी। अब मुझे तमिल की स्क्रिप्ट तो लिखने को नहीं आती है, मैं नहीं जानता तमिल की स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, मगर मैं तन्नी शब्द जानता हूं। तो तन्नी शब्द में इंग्लिश में TANNI इस तरीके से लिख सकता हूं, या फिर हिंदी में अगर मैं लिखना चाहूं तो ता आधा ना में बड़ी की मात्रा करके लिख सकता हूं। फिर वही बात आ गई कि ये तमिल भाषा का शब्द है, अब तमिल में तो उसको कैसे लिखा जाता है वो मुझे नहीं पता, मगर अगर मैं शब्द जानता हूं तो इसको मैं रोमन लिपि का इस्तेमाल कर भी लिख सकता हूं और देवनागरी का इस्तेमाल कर भी लिख सकता हूं। बात में जो आपको बताना चाह रहा हूं, बात में जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो यह है कि एक भाषा को कई सारी लिपियों में लिखा जा सकता है, कई सारी स्क्रिप्ट में लिखा जा सकता है। तो यहां पे याद रखिएगा, ब्राह्मी अपने आप में कोई भाषा नहीं है, ठीक है जी, याद रखना। यहां पे क्या लिखा है, जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खारोष्टी पढ़ने में कामयाबी हासिल कर ली। तो ब्राह्मी और खारोष्टी ऐसा अपने आप में कोई भाषा नहीं है, ब्राह्मी और खारोष्टी सिर्फ लिपि हैं जिनका इस्तेमाल कई सारी भाषाएं लिखने में किया जा सकता है। जैसे यहां पर इंग्लिश लिखी गई है तो इंग्लिश को रोमन में लिखा गया है, अब इसी इंग्लिश के काफी सारे शब्दों को देवनागरी का इस्तेमाल कर भी लिखा जा सकता है। इसी को उल्टा कर देते हैं, हिंदी के कई सारे शब्द रोमन लिपि का इस्तेमाल कर भी लिखे जा सकते हैं। तो इस तरीके से एक भाषा को कई सारी लिपियों में लिखा जा सकता है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तो बस वही बात यहां पर है, इन दोनों लिपियों का, इन दोनों स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल क्योंकि आपके शुरुआती इंस्क्रिप्शंस को लिखने में किया गया, कई सारी भाषाएं इसमें लिखी गई। संस्कृत भाषा को लिखने के लिए ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया गया, इसके अलावा आपकी जो प्राकृत भाषा है उसको लिखने के लिए ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया गया, पाली को लिखने के लिए कई जगहों पर ब्राह्मी का इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है। तो भाषा कोई भी हो सकती है, उसको लिखने के लिए लिपियों का इस्तेमाल किया गया। तो यहां पर अपने को देखने को मिलता है शुरुआती जो शिलालेख हैं उसमें ब्राह्मी और खारोष्टी लिपि जो हैं उनका बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया गया। अब जब तक आप ब्राह्मी और खारोष्टी पढ़ोगे नहीं तब तक आप उसमें क्या लिखा हुआ है तब तक वो समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आप जब तक उसके अक्षरों को ही नहीं समझ पाओगे तब तक आप कैसे समझ लोगे कि उसमें क्या शब्द लिखे हुए हैं। अब अगर मुझे यही नहीं पता कि जा इसको कहते हैं और ला इसको कहते हैं, ये जो अगर मैंने ये इस तरीके से बनाया तो इसको ला पढ़ेंगे और इसको जा पढ़ेंगे, तो तब तक मैं कैसे जान सकता हूं कि इन दोनों को जोड़ने पर जो ये शब्द जल बन रहा है इसका मतलब पानी है या फिर इसका कोई मतलब भी है कि नहीं। उसके पहले मुझे ये समझना जरूरी है कि ये जो अक्षर है इसको जा बोला जाता है और ये जो अक्षर है उसको ला बोला जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसी तरीके, अब इसी की जगह पे अगर मैं ये जानता हूं कि जल शब्द का मतलब होता है पानी हिंदी भाषा में, मगर उसको अगर मैंने इंग्लिश में लिख दिया JAL, अब जब तक मुझे ये नहीं पता कि इस अक्षर को जे बोला जाता है, इस अक्षर को ए बोला जाता है और इस अक्षर को एल बोला जाता है, तब तक इनके कॉम्बिनेशन से जो ये शब्द बना है जल, हिंदी में इसका कुछ मतलब बनता है। भले मैं जानता हूं कि जल शब्द एक शब्द होता है हिंदी में और उसका मतलब पानी होता है, मगर जब तक ये स्क्रिप्ट मुझे पढ़ना नहीं आएगी, जब तक ये अक्षर मैं नहीं पहचान पाऊंगा तब तक मैं इस शब्द को पढ़ नहीं पाऊंगा। तो जेम्स प्रिंसेप के पहले एपिग्राफिस्ट जो थे उनके साथ में ये दिक्कतें थी। वो भले ही ब्राह्मी और खारोश ये आपका संस्कृत या बाकी लैंग्वेज अगर वो समझते भी थे तो क्योंकि उनको ब्राह्मी लिपि पढ़ना नहीं आती थी या फिर वो खारोष्टी लिपि नहीं पढ़ सकते थे, इसलिए वो इन शिलालेखों में लिखी हुई बातों को समझ नहीं पा रहे थे। जेम्स प्रिंसेप ने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी करी 1830 में, उसने ब्राह्मी और खारोष्टी को डिसाइफर कर लिया, उसने ये सीख लिया कि इनको कैसे पढ़ना है। और क्योंकि इन दोनों स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल बहुत बड़ी मात्रा में शुरुआती शिलालेखों को लिखने में किया गया था, तो यहां से अपने आप में एक नया दरवाजा खुल गया। यहां से अपने आप में एक कह सकते हैं कि एक आप कह सकते हैं इंडियन एपिग्राफी की स्टडी में और पुराने एंशिएंट भारत को समझने में या अंडरस्टैंडिंग के लिए एक नया डायमेंशन अपने को पता चल गया। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। खैर, अब जब इनको ये ब्राह्मी और खारोष्टी पढ़ना आ गई तो इन्होंने फिर कई सारे शिलालेखों को उसकी मदद से पढ़ा। अब इन शिलालेखों को पढ़ने के बाद में उनको कई बातें समझ में आई। इनको एक बात दिखी कि कई सारे शिलालेखों में एक राजा का जिक्र किया जा रहा है जिसका नाम है पियादस्सी। पियादस्सी का मतलब होता है प्लीजेंट टू बिहोल्ड, यानी कि जिसको देखना जो है अपने आप में बहुत ज्यादा प्रीतिकर है, बहुत ज्यादा आपको खुशी देने वाला है, संतुष्टि या शांति देने वाला है, प्लीजेंट टू बिहोल्ड। तो एक राजा का जिक्र बार बार आपको देखने को मिल रहा है जिसका नाम है पियादस्सी। और कुछ इंस्क्रिप्शंस ऐसे हैं जिसमें किसी राजा का जिक्र आपको देखने को मिल रहा है और वो है अशोक। अब ये जो राजा अशोक है या जो सम्राट अशोक है, ये इसका जिक्र आपको बौद्धों के टेक्स्ट में भी देखने को मिलता है। इनफैक्ट बौद्धों के टेक्स्ट में ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर्स के तौर पर जो है आपको देखने को मिल रहा है। तो ब्राह्मी और खारोष्टी पढ़ना सीख ली, लिपि पढ़ना सीख ली, डिसाइफर कर ली। उसके बाद में आपने क्या किया, आपने शिलालेखों को पढ़ना शुरू किया। आपने शिलालेखों को पढ़कर दो बातें देखी शुरू में कि यार एक राजा है जिसका नाम है पियादस्सी और बार बार इस आदमी का जिक्र बार बार शिलालेखों में आ रहा है। इसी तरीके से एक और राजा है जिसका नाम है सम्राट अशोक और इसका जिक्र भी बार बार जो है आपको देखने को मिलता है शिलालेखों
शिलालेखों में। अब पियादस्सी कौन था हमें नहीं पता, मगर सम्राट अशोक कौन था इसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि बौद्धों के जो टेक्स्ट हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है, उसमें ये बड़ा फेमस रूलर है और उसका बार बार जिक्र आता है। तो हो ना हो ये जो अशोक की बात की जा रही है और ये जो आपका जिसका नाम आपका शिलालेखों में निकल कर आ रहा है, और ये अशोक जिसका नाम अभी आपको बुद्धिस्ट टेक्स्टों में मिल रहा है, ये शायद एक ही आदमी है। पियादस्सी कौन है वो हमको अभी नहीं पता। इस तरीके से कुछ बातें जो है इनको पता चली। आगे बढ़ते हैं। अब जब इनको शिलालेख पढ़ना समझ में आने लगे तो यहां से आपको इंडियन आप इस तरह से कह सकते हैं कि एंशियंट भारत को समझने में जो है ज्यादा मदद मिलने लगी। और इस तरह से कहना चाहिए कि पुराने भारत में, एंशियंट भारत के जो राजा थे, जो इनके रूलर्स वगैरह रहे हैं, अलग अलग जो अंपायर्स बनाए गए, उनको ज्यादा अच्छे से जो है हम लोग समझ पाए, हिस्टोरियन समझ पाए। दूसरे शब्दों में आपकी अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है उसको समझने का एक नया आयाम, एक आप कह सकते हैं डायमेंशन खुल गया। अब यहां से आपके स्कॉलर्स ने इंस्क्रिप्शंस या शिलालेखों का इस्तेमाल शुरू किया और स्टार्टेड यूजिंग इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट कंपोज्ड इन वेरियस लैंग्वेजेस टू रिकंस्ट्रक्ट द लीनिएज ऑफ मेजर डायनेस्टीज दैट हैव रूल्ड सब कॉन्टिनेंट। तो यहां से जब एक बार शिलालेख पढ़ना समझ में आने लगे, टेक्स्ट वगैरह जो आपको अलग अलग टाइम पीरियड में मिल रहे थे, लिटरेचर जो देखने को मिल रहा था, दोनों का फिर कंबाइंड तौर पर इस्तेमाल यहां से आपके हिस्टोरियंस ने करना शुरू किया। अलग अलग भाषाओं में जो जो शिलालेख मिल रहे हैं, अलग अलग आपके जो टेक्स्ट वगैरह मिल रहे हैं, इन सबको इस्तेमाल कर कर जो मेजर डायनेस्टीज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिली हैं, जो मेजर डायनेस्टीज आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुई हैं, जिन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को रूल किया है, उन सबके बारे में हमको काफी सारी बातें जो है यहां से पता चलने लगी, काफी सारी चीजें जो है हमको यहां पे पता चलने लगी। नतीजा क्या हुआ कि हमारा जो एंशियंट आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री थी, उसके बारे में हमारा जो नॉलेज था वो बहुत मैसिवली इनहैंस होने लगा। और अर्ली 20th सेंचुरी जब तक आपकी खत्म हुई और 1800 का जब आपका जो ये शताब्दी खत्म हुई और 1900 जब तक शुरू हुआ, हम लोग भारतीय आप कह सकते हैं उपमहाद्वीप में जो एंशिएंट इंडिया में अलग अलग आपकी जो डायनेस्टीज गई हैं, जो अलग अलग राजा महाराजा हुए, जो शासन प्रशासन चला, उसके बारे में काफी बड़ी मात्रा में जो है जानने में कामयाब रहे। वक्त के साथ में फिर जब काफी सारी चीजें हमको पता चल गई, एक सैचुरेशन लिमिट तक हम लोग जब पहुंच गए, आपका ये जो भी सोर्सेज वगैरह हमको मिले, इसका इस्तेमाल करके डायनेस्टीज को समझने के सैचुरेशन लिमिट तक जब हम पहुंच गए, तो उसके बाद में स्कॉलर्स ने अपना फोकस जो है ये पॉलिटिकल चेंजेस और सोशल डेवलपमेंट के बीच में जो कनेक्शन है उसको समझने में लगाया। मतलब ये कि अगर एक आपका राजा है, लेट्स से किंग नंबर 1, ठीक है, किंग नंबर 1 के वक्त में खास तरीके का शासन प्रशासन चल रहा है, उसने खास तरीके की नीतियां लागू करी और उसका समाज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर एक प्रभाव आपको देखने को मिला। ठीक है, सोसाइटी में उसके चलते एक पर्टिकुलर तरीके का प्रभाव आपको देखने को मिला। अब इस राजा को किसी दूसरे राजा ने रिप्लेस कर दिया, या तो इसी का बेटा आ गया या उसका पोता आ गया, जो भी है, वक्त के साथ में राजा बदलते जाते हैं। या फिर यह हो सकता है कि इस डायनेस्टी को हटाकर कोई दूसरा वंश आके राज करने लगा। अब जो नया राजा आया उसने कुछ नई पॉलिसीज या कुछ नई नीतियां बनाई, समाज के ऊपर उसका कुछ और असर पड़ा। तो पॉइंट यह है कि जिस तरीके से आपके पॉलिटिकल चेंजेस होते गए, राजनीतिक तौर पर जो आपकी व्यवस्था बदलती चली गई, उसके चलते सामाजिक व्यवस्था में किस तरीके के चेंजेस, राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव आने के चलते आए, उनको स्टडी करने के ऊपर फोकस करना शुरू किया गया, क्योंकि राजा की नीतियों का प्रभाव प्रजा के ऊपर पड़ता है। सबसे लेटेस्ट एग्जांपल हम लोग आज का उठा लेते हैं, ये जो अभी का टाइम पीरियड चल रहा है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है माननीय मोदी जी, उन्होंने 2016 में एक बड़ी खतरनाक घोषणा करी थी और वो थी नोटबंदी की। नोटबंदी होने के बाद में लोगों का जो भी मतलब 2-4-5 महीने बड़ी बुरी हालत रही, नोट वगैरह बदलने के लिए इधर उधर लोगों को होना पड़ा। मगर उसके चलते एक बहुत बड़ा बदलाव लोगों की जिंदगी में आया कि लोगों ने डिजिटली जो है ट्रांजैक्शन शुरू कर दिए। मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये डर लगता था कि कहीं कोई मतलब हेरा फेरी ना हो जाए और इस तरीके की चीजें ना हो जाएं। मगर अब जब नोटबंदी हो गई, जेब में पैसे ही नहीं थे, ट्रांजेक्शन करने थे तो मरता क्या ना करता वाली स्थिति आ गई। अब आपको डिजिटल ट्रांजेक्शन करना शुरू करना पड़े तो फिर वो जो अलग अलग आपके पेटीएम और वो जो अलग अलग आपके ऐप्स होते हैं, फोन पे वगैरह, वो डाउनलोड किए, यूपीआई क्या होता है उसको समझा, आपका जो ये जो डेबिट कार्ड वगैरह होते हैं इससे ट्रांजैक्शंस कैसे किए जाते हैं वो समझा। अब अल्टीमेटली जब किसी नई चीज को अपनाया, टेक्नोलॉजी को अपनाया, तो उसके बाद में होते होते अब स्थिति आ गई कि कैश रखकर घूमने की आदत खत्म हो गई है। अब यहां पर हुआ क्या है, काफी बड़े लेवल पर यह चीज आपको समाज में देखने को मिली है कि अब लोगों ने कैशलेस ट्रांजैक्शन ज्यादा शुरू कर दिए हैं, कैश में उतना ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा। कम से कम बड़े शहरों में बहुत बड़े लेवल पर अब आपको कैशलेस ट्रांजैक्शन देखने को मिलता है। तो आपके शासक ने, आपके राजा ने, अब जो भी बोलना चाहें, उन्होंने एक नई नीति लेकर आए और उस नीति का प्रभाव यह हुआ कि समाज में एक परमानेंट आपको बदलाव देखने को मिलता है। एग्जैक्टली इसी तरह से एंशिएंट इंडिया में भी कई सारे आपके राजे महाराजे हुए, सबने अपने अपने वक्त में कुछ ना कुछ चेंजेस वगैरह किए, कुछ ना कुछ नई नीतियां बनाई। उन नीतियों के प्रभाव में आपको नए नए डेवलपमेंट्स देखने को मिले और ये डेवलपमेंट्स वगैरह
जो हुए इसका समाज के ऊपर प्रभाव पड़ा। तो ये चीज जो है, जब सारे राजे रजवाड़ों के बारे में पढ़ मारा आपने, सब सारे आपके एंशिएंट इंडिया की किंग्स एंड डायनेस्टीज के बारे में सैचुरेशन लिमिट तक पता चल गया, तब स्कॉलर्स ने और हिस्टोरियंस ने इस पर्टिकुलर कनेक्शन को पढ़ना शुरू किया कि पॉलिटिकल चेंजेस होना शुरू हुए तो सोशल डेवलपमेंट उसके साथ में किस तरीके से आए, या राजा के बदलने के साथ में, उसकी नीतियों के बदलने के साथ में समाज किस तरीके से बदला, समाज में क्या बदलाव है, वो चीज पढ़ना शुरू की गई। अब यहां से और ज्यादा जो है नए दरवाजे खुले हिंदुस्तानी समाज को पढ़ने के, और उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे। और वही सारी चीजें हमें इस नेक्स्ट टॉपिक में पढ़नी है जिसका नाम है द अर्लीस्ट स्टेट, और जिसमें हम लोग 16 महाजनपदों के बारे में बातचीत करेंगे। चलें देखते हैं सर। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है द अर्लीस्ट स्टेट, और उसमें भी जो सब टॉपिक पढ़ना है वो है द 16th महाजनपद। तो अभी तक जो बातचीत हमने करी कि भाई हमने शिलालेखों को डिसाइफर कर एंशिएंट इंडिया के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता कर ली, वहीं से हमको जो है इन 16 महाजनपदों के बारे में, या यूँ बोलूँ कि अर्लीस्ट स्टेट्स के बारे में पता चला। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा आते आते 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं 600 बिफोर कॉमन एरा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या फिर 600 बिफोर कॉमन एरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट माना जाता है पूरी इंडियन हिस्ट्री में। ये जो 100 साल गए हैं, या फिर ये जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट या मेजर टर्निंग पॉइंट जो है इंडियन हिस्ट्री में माना गया। अब ये इसलिए माना गया है, या फिर ये इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आपको कुछ मेजर डेवलपमेंट्स होते हुए समझ में आते हैं। सबसे पहला तो आपको शुरुआती स्टेट्स या अर्ली राज्य जो हैं, एक राजा था, उसकी रानी थी, उसका राज्य हुआ करता था, जनता उससे सुखी थी, सुखी नहीं थी, इस तरीके की जो कहानियां हमने पंचतंत्र में और दादा दादी से, नाना नानी से सुनी है। ये जो एक राजा था और उसका राज्य हुआ करता था, तो ये जो राज्य वगैरह हुआ करते हैं जो अपनी हर कहानियों में आ जाते हैं, ये जो शुरुआती राज्य हैं, ये सारे के सारे राज्य वगैरह इस टाइम पीरियड में आपको डेवलप होना शुरू होते हुए समझ में आते हैं, पहली चीज। दूसरा ये कि हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म होने के बाद पहली बार अब आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में शहरों का निर्माण होते हुए समझ में आता है, सिटीज वगैरह का इमर्जेंस शुरू होता हुआ दिखता है। और तीसरी चीज जो शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, या फिर जिसके होने के चलते ये पहले दो फैक्टर्स हो पाए, वो था कि आपका आयरन का जो इस्तेमाल है उसका यूज बढ़ जाता है। आयरन का जो इस्तेमाल है उसका यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसका यूज आपको बहुत ज्यादा मात्रा में होता हुआ समझ में आता है। तो आयरन का जो यूज है वो बहुत बड़ी मात्रा में होना शुरू होता है। आयरन का इस्तेमाल या आयरन का जो यूज है उसकी ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कि इसी वक्त में कॉइनेज की डेवलपमेंट होती हुई समझ में आती है। लोग जो है मुद्रा के रूप में सिक्कों का जो है इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। तो ये चार बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला क्या, आपके जो अर्ली स्टेट्स थे, अर्ली स्टेट्स डेवलप होना शुरू होते हैं। एक था राजा, एक थी रानी, राजा का दरबार था, राजा का राज्य था, राजा का वो था, राजा का ऐसा था, उस पर किसी दूसरा राजा ने हमला कर दिया। हमारी हर कहानियों में एक राजा होता था, तो जो राजा होते थे, राजा तब होंगे जब उनके पास में राज्य होगा। उन राज्यों की शुरुआत या फिर जो अर्ली स्टेट्स हैं वो आपको इस टाइम पीरियड में देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा, नए शहर आपके डेवलप होना शुरू हो गए। तीसरी चीज आपका आयरन का इस्तेमाल काफी बड़ी मात्रा में होने लगा। और चौथी चीज कॉइनेज का जो डेवलपमेंट था वो बड़ी मात्रा में आपको यहां पर अब देखने को मिलता है। लोगों ने मुद्रा के रूप में सिक्कों का इस्तेमाल शुरू किया, सिक्के जो हैं वो चलन में आने लगे थे। बिसाइड दीज मटेरियल डेवलपमेंट्स, ग्रोथ ऑफ डाइवर्सिटी इन थॉट्स इज ऑल्सो सीन। अब ये सारी की सारी चीजें तो जो है मटेरियल डेवलपमेंट में काउंट हो जाएंगी कि आपका शहर बन रहे हैं, राज्य डेवलप हो रहे हैं, लोहे का इस्तेमाल होकर अलग अलग आपके औजार वगैरह बनने लगे हैं, सिक्के डेवलप हो रहे हैं, सारी चीजें चल रही हैं। अब ये सारे के सारे जो है मटेरियल डेवलपमेंट हैं, ये भौतिक रूप से जो है आपके जिंदगी में जो बदलाव आ रहे हैं उस टाइम पीरियड में उनको दिखाते हैं। मगर इसके अलावा एक और डेवलपमेंट आपको इस वक्त में, इस कालखंड में होता हुआ दिखता है कि लोगों के सोचने के तरीके में डाइवर्सिटी जो है वो आपको देखने को मिलने लगती है। स्पेसिफिकली अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो जो ये डाइवर्सिटी है, सोचने का जो तरीका है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस जो है, अलग अलग आपकी जो ट्रेडिशंस वगैरह हैं, थॉट प्रोसेस के या रिलीजियस ट्रेडिशंस वगैरह, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं डेवलप होते हुए समझ में आते हैं। आपको विचारों में जो डाइवर्सिटी जो है वो देखने को मिलती है। और इस डाइवर्सिटी के नतीजे में, विचारों में जो डाइवर्सिटी है, डिबेट एंड डिस्कशन की जो एक हमारे देश में बहुत पुरानी परंपरा है, उन सब के नतीजे में दो मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन शुरू होते हैं। एक है बुद्धिज्म और दूसरा है जैनिज्म। ये दोनों जो है आपके शुरू होते हैं एंड इनका फिर हिंदुस्तान के समाज के ऊपर एक परमानेंट एंड एवरलास्टिंग इफेक्ट आपको जो है देखने के लिए मिलता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अब ये जो अर्ली बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट वगैरह हैं, इसमें अपने को पता चलता है कि जिस कालखंड की हम लोग बातचीत कर रहे हैं,
इस वक्त में 16 राज्य हिंदुस्तान के, स्पेसिफिकली जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट का इलाका है, यहां में अगर आप देखोगे तो 16 राज्य आपको देखने को मिलते हैं, 16 स्टेट्स देखने को मिलते हैं, जिनको महाजनपद या महाजनपदाज बोला जाता है। अंग्रेजी में इसको फैंसी तरीके से महाजनपदाज लिखा गया, मगर इसको हम लोग हिंदी में महाजनपद पढ़ते हैं। तो 16 राज्य या फिर 16 आपके जो है महाजनपदों का जिक्र बुद्धिस्ट और जैन जो टेक्स्ट हैं उसमें, शुरुआती बौद्ध और जैनियों के जो टेक्स्ट हैं उसमें आपको देखने के लिए मिलता है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके जो 16 स्टेट्स जो थे, 16 महाजनपद जो थी, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट या फिर यूं बोलूंगी जो सबसे ज्यादा पावरफुल किस्म की आपकी महाजनपद थे वो कौन कौन सी थी? एक थी आपकी वज्जी, दूसरी थी मगध, तीसरी थी कौशल, चौथी कुरु, पांचवी पांचाल, गांधार और अवंती। याद रखना है, पूछा जा सकता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है महाजनपद इनमें से कौन सी हैं, और फिर इनमें से अगर ऑप्शन में अगर इनमें से कोई भी अगर आता है तो आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि कई सारी महाजनपद देखे, उसमें से कि भाई इनमें से कौन कौन सी महाजनपद सबसे इंपॉर्टेंट थी, तो इसमें से जितने नाम आपको देखने को मिलेंगे वो टिक करना पड़ेंगे। वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो अब ये जो महाजनपद शब्द है, इसमें इसका मतलब क्या है थोड़ा सा समझते हैं। पहले तो जनपद शब्द क्या है इसका मतलब देख लेते हैं। जनपद को अगर अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो जनापदा, जन और उसके पद, इस तरीके से पढ़ेंगे, या फिर हिंदी में अगर बोलेंगे तो जनपद, ठीक है जी। जनपद का मतलब क्या होता है? इट इज अ वर्ड यूज्ड इन बोथ प्राकृत एंड संस्कृत। इट मीन्स द लैंड वेयर अ जना, दैट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, क्लैन और ट्राइब सेट इट्स फुट और सेटल्स। तो ये जो जनपद शब्द है, या जिसको अंग्रेजी में जनपदा लिखा गया है, ये आपका प्राकृत भाषा में और संस्कृत दोनों भाषाओं में इस्तेमाल हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहाँ पे भाषा शब्द इस्तेमाल किया है, स्क्रिप्ट नहीं बोला है। मैंने ये नहीं बोला है कि इसको ब्राह्मी भाषा में और खारोष्टी भाषा में एक जैसा बोला जाता है। ब्राह्मी और खारोष्टी क्या है? लिखने के तरीके हैं, लिपि हैं। भाषाएं क्या है? प्राकृत और संस्कृत। तो प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाओं में जनपद शब्द जो है इसका इस्तेमाल आपको होता हुआ समझ में आता है। जनपद शब्द का मतलब क्या है? जनपद शब्द का लिटरल मतलब बनता है कि एक ऐसी जमीन जिसके ऊपर किसी जन ने आपने पैर रख दिए हैं, या फिर जन का मतलब क्या होता है? या तो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, लोगों का एक समूह है, या फिर कोई क्लैन है, या फिर कोई ट्राइब है, ठीक है जी। तो एक ऐसी जमीन जिसके ऊपर लोगों के एक समूह ने, एक क्लैन ने, या फिर एक ट्राइब ने, जिसके लिए हम लोगों ने कंबाइंड तौर पे शब्द इस्तेमाल किया जन, या फिर इंग्लिश में जिसको जना लिखा गया है, उसने अपने पैर रख दिए। लिटरल मतलब यह बनता है जन पद का मतलब जहां पर एक जन ने अपने पैर जो है उनको रख दिया है, मगर ये इसका लिटरल मतलब है। इसका एक्चुअल मतलब यह बनता है कि जो वहां पर आकर सेटल हो गई है। एक ऐसी जमीन जिसके ऊपर लोगों का एक समूह, एक कबीला, एक ट्राइब, एक क्लैन आकर सेटल हो गई है, उसको जनपद बोला गया। लिटरल मतलब क्या है कि इन लोगों ने आके यहाँ पे अपना पैर रख दिया। तो पैर रखने से क्या सेंस बनता है? अब मैं आपके सामने खड़ा हूं, कुछ जमीन है उसके ऊपर मैंने भी अपने पैर रखे हो, तो इसका ये थोड़ी ना मतलब है कि मेरी जनपद हो गई है। इसका लिटरल मतलब यह बनता है कि एक ऐसी जगह जिसके ऊपर एक ग्रुप ऑफ पीपल ने जो है अपने पैर रख दिए हैं, जो यहां पर आके आपके सेटल हो गए। तो उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो कौन सा है? वो है जनपद। याद रखिएगा इस बात को। इस तरीके के जो आपके बड़े बड़े जनपद वगैरह हैं उनके लिए महाजनपद शब्द इस्तेमाल किया गया था। ये नॉर्थ इंडिया के इलाकों में, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ वेस्ट के इलाकों में प्राइमरीली आपको देखने को इस तरीके से मिलते हैं। देख लीजिए, ये इतनी आपकी जनपद वगैरह हैं, अलग अलग जो जनपदें हुई हैं, ये इनके यहाँ पे फोटोग्राफ वगैरह बनी हुई हैं। अर्ली स्टेट्स हैं और उनके आपके कैपिटल्स वगैरह जो हैं दिए गए हैं। उज्जैनी, राजगीर, चंपा, कुशीनगर, वैशाली, वाराणसी, कौशंबी, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, तक्षशिला, पुष्कलवती, ये जो अलग अलग आपके राज्य हैं उनकी कैपिटल्स वगैरह के नाम मैंने पढ़े हैं। छोटा सा होमवर्क आप लोगों के लिए, कौन कौन से महाजनपद की कौन कौन सी कैपिटल हैं आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। और वैसे तो मैं आपको ये बता सकता हूँ, यहाँ पे साफ दिख ही रहा है कौन से किसके साथ में, बट फिर भी थोड़ा सा अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क अगर करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली बात हो जाएगी। या तो मैप में ढूंढ के बताइए, नहीं तो सिंपल गूगल करके बताइए, मगर अगर हो सके तो कमेंट सेक्शंस में कम से कम वो जो बच्चे सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बोलूँगा कि आप मुझे कमेंट्स में सारी महाजनपद और उनके कैपिटल्स का नाम लिखकर बताइएगा। चलें, तो ये 16 महाजनपदें हैं। जनपद का मतलब हमने देख लिया। अब जितनी भी महाजनपदें थीं, ये बड़े बड़े आपके इलाके जिसमें कोई क्लैन या कोई आपका कबीला वगैरह आके सेटल डाउन हो गया, और बड़े बड़े जैसे इनके इलाके बढ़ते चले गए तो जनपद की जगह उनको महाजनपद इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। महाजनपद का मतलब क्या? एक से ज्यादा क्लैन आके उस इलाके में बस गई होंगी, या फिर एक क्लैन या कबीला बहुत बड़ा हो गया होगा, फैल गया होगा पर्टिकुलर इलाके में, तो उसके लिए जनपद की जगह महाजनपद शब्द इस्तेमाल हो गया। अब ये जितनी भी महाजनपदें थी, इसमें से ज्यादातर, याद रखिएगा सारी की सारी नहीं, मगर ज्यादातर जो महाजनपदें थी वो राजाओं के द्वारा रूल की जाती थी। किंग्स वगैरह जो है इनके ऊपर रूल किया करते थे। और कुछ महाजनपद ऐसी हुआ करती थी जिनको गण
गण या फिर संघ के नाम से जाना जाता था। इंग्लिश में इसको गणाज और संघाज लिखा गया, मगर हिंदी में जब हम पढ़ते हैं तो गण या फिर संघ बोलते हैं। तो कुछ ऐसी महाजनपदें थी जिनको फैंसी अंग्रेजी में गणाज एंड संघाज बोला जाता है, हिंदी में गण या फिर संघ बोला जाता है। ये ओलिगार्कीज हुआ करती थी, यानी कि यहां पे राजाओं का रूल नहीं होता था, यहां पे एक इस तरीके की गवर्नमेंट रूल करती थी जिसमें जो पावर है उसको कई सारे लोग एक साथ इकट्ठा एक्सरसाइज किया करते थे। बात को समझिएगा, महाजनपदें 16 है, 16 महाजनपदों का जिक्र देखने को मिलता है। ज्यादातर महाजनपदों में जो राज व्यवस्था चलती थी वो कैसी थी कि इसमें एक राजा हुआ करता था और वो रूल करता था। कुछ महाजनपदें ऐसी भी थी जिसमें एक व्यक्ति जो है या फिर एक राजा नहीं होता था, इसमें कुछ लोगों का समूह जो है वो गवर्नमेंट के तौर पे काम करके पावर एक्सरसाइज किया करता था। और इस तरीके की महाजनपदों को जो जहां पे एक पर्टिकुलर व्यक्ति रूल नहीं कर रहा है, एक से ज्यादा लोग रूल कर रहे हैं, इस तरीके की जनपदों को बोला जाता था गण या फिर संघ, इंग्लिश में गणाज या संघास। और जब इस तरीके की कोई व्यवस्था आती है कि एक ग्रुप ऑफ मैन, ठीक है जी, इस तरीके की अगर एक व्यवस्था आती है कि लोगों का एक समूह जो है आपका पॉलिटिकल पावर एक्सरसाइज करता है, एक लोगों का समूह अगर पॉलिटिकल पावर एक्सरसाइज करता है या फिर लोगों का एक समूह जो है वो राजा के तौर पर राज करता है, शासन करता है, उसमें 5 लोग भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, जो भी हो, तो इस तरीके के शासन की व्यवस्था को जिसमें एक राजा ना होके कई सारे लोग इकट्ठा रूल करते हैं, उस व्यवस्था को बोला जाता है ओलिगार्की, ठीक है। या फिर इस तरीके के राज्य जो है इस तरीके के शासन कहलाते हैं ओलिगार्कीज, याद रखिएगा इस बात को। इसका एक एग्जाम्पल है रोमन रिपब्लिक। एंशियंट रोम में एक राजा नहीं होता था, पूरा एक आपका समूह बैठता था और वो सबके सब इकट्ठा जो है फैसले लिया करते थे। तो ये ओलिगार्कीज वगैरह जो है इस तरीके से शासन किया करती थी। तो ओलिगार्की किस तरीके का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर जो है एक ग्रुप ऑफ मैन के द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है। तो कुछ जगहों पे गण और संघों में इस तरीके की ओलिगार्कीज की व्यवस्था चलती थी। संघ और गणों में जो रूलिंग आपके मैन थे ये कलेक्टिवली राजा कहलाते थे, याद रखिएगा। गण या संघ में जहां पे एक से ज्यादा लोग कलेक्टिवली रूल कर रहे हैं तो ये सबके सब जो है राजा कहलाते थे। और आपके जो जैनियों के आपके जो एक जैनियों में जो महावीर हुए हैं, भगवान महावीर जो हुए हैं, और बौद्धों में जो भगवान बुद्ध हुए हैं, तो आपके जो महावीर और बुद्ध दोनों थे ये आपके गण और संघ, इस तरीके के गण या संघों को बिलोंग किया करते थे। ये जो दोनों थे ये इस तरीके की रूलिंग ओलिगार्कीज वाले राज्यों से या महाजनपदों से निकल कर आए थे। याद रखिएगा इस बात को, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का जन्म जिन आपकी महाजनपदों में हुआ था वहां पे राजा नहीं, एक अकेले राजा का रूल नहीं होता था, वहां पे ग्रुप ऑफ मैन रूल किया करते थे जिनको गण और एक आपका ग्रुप ऑफ मैन रूल किया करते थे। और इस तरीके के राज्यों को या इस तरीके की महाजनपदों को क्या बोला जाता था, या तो गण बोला जाता था या फिर संघ बोला जाता था, इंग्लिश में गणाज एंड संघाज। याद रखिएगा इस बात को। चलें आगे बढ़ते हैं। अब हर एक जो महाजनपद हुआ करती थी, चाहे उसको कोई राजा रूल करता हो, चाहे उसको कोई ग्रुप ऑफ मैन रूल करते हो, डजंट मैटर, मगर हर एक महाजनपद का अपना एक कैपिटल सिटी होता था। और जनरली ये कैपिटल सिटी हमेशा फोर्टिफाइड होता था, इसके चारों तरफ में किलेबंदी की जाती थी, किले वगैरह बनाए जाते थे और इस किलेबंदी के अंदर जो है आपका शहर आपने बसा रखा है। मतलब ये कि ये लेट से महाजनपद का कैपिटल और इसके चारों तरफ आपने इस तरीके से बड़ी बड़ी दीवारें बना के फोर्टिफिकेशन कर रखा है, किलेबंदी वगैरह कर रखी है। अब ये जो किलेबंदी वगैरह बना के रखनी है, इसकी दीवारों को हमेशा मजबूत रखना है और ज्यादा इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना है, वक्त वक्त पर इसमें नए मटेरियल्स वगैरह लगा के इसको और ज्यादा मजबूत बनाना है। कुल मिलाकर ये जो फोर्टिफिकेशंस आपने मेंटेन करना है, एक तो इसके लिए, दूसरा अगर आपके राज्य पे हमला हो गया तो फिर उस हमले से लड़ने के लिए आपको एक सेना रखनी पड़ेगी, तो ये आर्मी मेंटेन करने के लिए। और साथ ही साथ अब इतना बड़ा अगर आपने अंपायर बना लिया, इतना बड़ा अगर आपका राज्य है कि एक राजधानी है, राजधानी के चारों तरफ उसको बचाने के लिए बड़ी बड़ी किलेबंदी की जा रही है, अगर हमला हो गया राज्य के ऊपर तो उसको रोकने के लिए एक सेना रखने का आपने प्रावधान वगैरह किया है। तो साथ ही साथ फिर आपको प्रशासन भी चलाना पड़ेगा, इतना बड़ा अंपायर है तो फिर आपको, या फिर इतना बड़ा अगर आपका राज्य हो गया तो शासन प्रशासन भी चलाना पड़ेगा। तो इन तीनों कामों को करने के लिए चाहे तो अपने फोर्टिफिकेशंस आपने मेंटेन करने हैं, आपका जो राजधानी है उसके चारों तरफ, या बड़े शहर वगैरह आपके जो भी आपके राज्य में पड़ते हैं उसके चारों तरफ, आपको अपने राज्य की रक्षा के लिए जो सेना रखनी पड़ रही है उसके लिए, और अपना जो शासन प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन चलाना पड़ रहा है उसके लिए, इन तीनों चीजों के लिए आपको जरूरत पड़ती है रिसोर्सेज की। बिना रिसोर्सेज के, बिना धन के, या फिर यूं बोलना चाहिए बिना आपके अर्थ के, ये सारी की सारी चीजें नहीं चलाई जा सकती। तो अब आपको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, और रिसोर्सेज वगैरह के लिए अब क्या किया जाए, इतनी बड़ी मात्रा में जो रिसोर्सेज वगैरह डेवलप करने हैं उसके लिए फिर आप लोगों के ऊपर टैक्स लगाओगे, या फिर उनसे ये बोलोगे कि आप जो भी उत्पादन कर रहे हो, जो भी चीजें कर रहे हो उसका एक हिस्सा मुझे देना पड़ेगा वगैरह वगैरह। और यहीं से आपको टैक्सेशन वगैरह भी जो है होता हुआ समझ में आता है, उसके बारे में भी थोड़ी बातचीत हम लोग आगे करेंगे। खैर 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के आसपास से अब जो आपके ब्राह्मण हुआ करते थे उन्होंने
संस्कृत में एक रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह लिखना शुरू किए जिनका नाम रखा गया धर्मसूत्र। याद रखिएगा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व या 6वीं शताब्दी बिफोर कॉमन एरा में ब्राह्मणों ने एक नए तरीके के टेक्स्ट लिखना शुरू किए, नए तरीके के जो है आपके ग्रंथ रचना शुरू किए। इनको लिखा किसमें जाता था? संस्कृत भाषा में लिखा जाता था। और इनको क्या बोला जाता था? इन्हें बोला जाता था धर्मसूत्र। ये जो धर्मसूत्र कहलाते थे, कई बार इनको धर्मशास्त्र भी बोला जाता था, ये धर्मशास्त्र या धर्म सूत्र जो कहलाते थे, इसमें राजाओं के लिए आपके नियम कायदे लिखे हुए थे कि जो राजा होगा वो क्या तरीके से रूल करेगा, उसके क्या नॉर्म्स रहेंगे, क्या आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस का आपने पालन करना है। राजा के साथ साथ आपकी जो प्रजा है, आपकी प्रजा की जो अलग अलग सोशल कैटेगरीज हैं, उनके लिए भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस या जो नॉर्म्स वगैरह बनाए गए थे, उन सबको जो है इसमें लिखकर तैयार किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमने यहां पे देखा कि ये बड़ी बड़ी चीजें मेंटेन करने के लिए आपको रिसोर्सेज या टैक्स और बाकी सारी चीजें करना पड़ेंगी। कैसे करना पड़ेंगी वो चीज अब यहां पे अपने को समझ में आ रही है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब ये सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उस वक्त में ब्राह्मणों ने नए तरीके के धर्म ग्रंथ रखना शुरू किए जिनका नाम दिया गया धर्मसूत्र या फिर धर्मशास्त्र। संस्कृत में इनको लिखा गया था। इसमें आपको नॉर्म्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं जो एक शासक करने वाले रूलर के लिए या फिर उसके राज्य में रहने वाले अलग अलग जो सोशल कैटेगरीज वगैरह के लोगों के लिए ये नियम कायदे लागू होते थे। रूलर्स वगैरह के लिए आइडियली एक्सपेक्ट ये किया जाता था कि रूलर जो है वो आइडियली क्षत्रिय होगा। हमको पता है कि हमारा समाज 4 वर्णों में डिवाइड किया गया था, 4 सोशल कैटेगरीज बनाई गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की। तो उसमें से अब रूलर्स वगैरह, हालांकि टेक्स्ट वगैरह ब्राह्मण लिख रहे हैं, बट याद रखिएगा रूलर किसको एक्सपेक्ट किया जाता था कि आइडियली राजा कौन होगा? आपका क्षत्रिय वर्ण से आना चाहिए। आपका जो उसका वर्ण होना चाहिए, उसका जो क्लैन होना चाहिए, वो क्षत्रिय होना चाहिए। अब इनको यह बोला गया था कि अगर आपने अपना शासन चलाना है तो उसके लिए धर्म सूत्रों में या धर्मशास्त्रों में एडवाइस ये की गई थी कि भैया तुम टैक्स वगैरह कलेक्ट करो, अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे, अपनी जो प्रजा है उससे तुम टैक्स कलेक्ट करो और ट्रिब्यूट्स वगैरह जो है वो इकट्ठा करो। किस किस से? जो आपका कल्टीवेशन कर रहे हैं, यानी कि जो आपके यहाँ अनाज उगा रहे हैं, और जो आपके यहाँ ट्रेड यानी कि व्यापार कर रहे हैं, और आर्टिसंस यानी कि जो आपकी अलग अलग काश्तकारी कर रहे हैं, इन सारे भाई लोगों से आप टैक्स कलेक्ट करो या फिर आप ट्रिब्यूट्स इकट्ठे करो। जो भी गिफ्ट वगैरह आपको ये देते हैं वो सब लो, और उसकी मदद से जो है शासन प्रशासन चलाने के लिए आपके पास में ठीक ठाक मात्रा में अर्थ आ जाएगा या फिर आपके पास में रिसोर्सेज आ जाएंगे, और उसकी मदद से फिर जो है आपने शासन चलाना है। साथ ही साथ इसमें यह भी माना गया था कि अगर ये सब कुछ करने के बाद में भी आपके पास में पैसे की या साधनों की कमी पड़ रही है तो फिर अपने नेबरिंग जो राज्य हैं, आपके जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, आपके पड़ोसी राज्यों के ऊपर रेड करके, हमला करके, वहां से भी अगर कुछ लूट मार कर आप चीजें इकट्ठी कर लाते हो अपना राज्य चलाने के लिए, तो वो भी जो है एक लेजिटिमेट मीन माना गया था वेल्थ एक्वायर करने का। उसको फिर ये नहीं माना गया था कि वो धर्म के खिलाफ है या फिर आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर अपनी जेब खाली पड़ रही है या कम पड़ रही है तो पड़ोसी के यहाँ पे हमला कर सकते हो, आप पड़ोसी राज्य में हमला कर सकते हो और वहां से फिर जो है आप चीजों को लूट कर ला सकते हो। मैं इस चीज को एंडोर्स नहीं करता, मगर बस बता रहा हूं कि ये रेड वगैरह हो तो इस तरीके की चीजें हो सकती थी। नेबरिंग स्टेट्स में आप रेड डाल सकते थे और रेड्स वगैरह डालकर अब वहां से जो है आपका जो भी फिर आपको मिलता है वॉर बूटी वगैरह वो इकट्ठी करके ला सकते थे। इसको एक लेजिटिमेट मीन माना गया है वेल्थ एक्वायर करने के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलें तो क्या अपने को याद रखना है, धर्म सूत्रों ने धर्मसूत्र या फिर धर्मशास्त्र क्या बोला है? एक तो रूलर जो है आइडियली क्षत्रिय होना चाहिए भाई, या अपने यहाँ पे टैक्स वगैरह कलेक्ट करे, 3 पर्टिकुलर कैटेगरी से टैक्स या ट्रिब्यूट ले, कल्टीवेटर, ट्रेडिशंस एंड आर्टिसंस। उससे भी अगर कमी पड़ जाती है तो रेड वगैरह कर भी जो है वो आप ला सकते हो अपने राज्य वगैरह के लिए धन और बाकी सारी संपदा। रेड वगैरह भी अगर आप अपने पड़ोसी राज्यों पे करते हो तो उसको भी वेल्थ एक्वायर करने का एक लेजिटिमेट मीन माना गया है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मगध, फर्स्ट अमॉन्ग 16। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि मगध जो है फर्स्ट अमॉन्ग 16 का मतलब ये जो 16 महाजनपद थे, इसमें जो सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंस का आप कह सकते हैं, जो टॉप पर जो आपका महाजनपद था वो मगध था। तो फर्स्ट अमॉन्ग 16 का मतलब 16 जो एक जैसे हैं उनमें भी जो सबसे उत्कृष्ट है उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। बेसिकली फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स करके शब्द इस्तेमाल होता है, वहां से फर्स्ट अमॉन्ग 16 बनाया गया। तो मगध फर्स्ट अमॉन्ग 16 टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे। इसमें अब हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से मगध जो है सारी महाजनपदों में सबसे ज्यादा पावरफुल था और किस तरीके से उसका राइज होता है, और कहां ये फिर यहां से किस तरीके से हम लोग एक महान अंपायर के बनने की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे जिसका नाम है मगध फर्स्ट अमॉन्ग 16। चलें देखते हैं सर।
तो हम लोगों ने देख लिया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म होने के बाद में 1000-1100 साल तक तो अपने देश में किसी तरीके की कोई अर्बन लाइफ थी नहीं। उसके बाद में फिर आपको फिर से जो है टाउन्स वगैरह का इमर्जन समझ में आता है, एंड फाइनली 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा आते आते टाउन्स और नए स्टेट्स या फिर अर्ली सोसाइटीज़ या अर्ली स्टेट्स वगैरह जो हैं वो डेवलप होना शुरू होते हैं। अब 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के बारे में अपन लोगों को पता है। 6th बिफोर कॉमन एरा में ये जो आपके शुरुआती स्टेट्स वगैरह बन रहे थे, जनपद वगैरह जिनको हम बोलते थे, ऐसे कुल मिलाकर 16 महाजनपद हुआ करते थे। अब 6वीं से लेके 4थी शताब्दी आते आते, यानी कि लगभग 200-300 सालों के बीच में, ये 4th से 6 आपका 6 to 4th बिफोर कॉमन एरा के बीच में आपको ये पता चलता, आपको यहाँ पर ये जो महाजनपद वगैरह हैं, इनमें जो रूलर्स वगैरह थे, इनकी आपस में टसल्स होती हैं, आपस में वॉर वगैरह होते हैं, कोई दूसरे के एम्पायर को हड़पने की कोशिश करता है, कोई कुछ करने की कोशिश करता है। क्योंकि हम लोगों ने देख लिया था कि अगर आपको अपना राज्य चलाना है तो उसके लिए अगर आपके पास में रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं तो आप अपने पड़ोसी राज्य में जो है रेड भी कर सकते हैं, और रेड कर कर वहाँ से भी जो है आप सामान वगैरह अपने या फिर जो धन चाहिए या फिर जो भी मटेरियल रिसोर्सेज चाहिए वो सब आप लेकर आ सकते हैं अपने राज्य को चलाने के लिए। धर्म सूत्र या धर्मशास्त्र में इस चीज़ को वैलिड माना गया था, ठीक माना गया था। तो किसी ना किसी का दिमाग चला होगा कि बार बार रेड करने से बेटर है कि मैं उस पूरे के पूरे हिस्से को अपने शासन का पार्ट ही बना लेता हूँ, अपने अंपायर में ही मिला लेता हूँ, अपने राज्य में ही मिला लेता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, लड़ाई झगड़े हुए होंगे। इन सारे लड़ाई झगड़ों में एक दूसरे के ऊपर जो आक्रमण ये लोग करते रहे होंगे, उसमें 6ठी से लेकर 4थी शताब्दी के बीच के जो 200-300 साल गए हैं, इसमें मगध जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल महाजनपद के तौर पर इमर्ज कर आया था। अब ये, या फिर यूँ बोलूँ कि जैसे आज की तारीख में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, मिलिटरीली सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली भी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। अब हालांकि चाइना उसको मतलब कम्पीट करने के लिए राइज कर रहा है, इंडिया भी कहीं ना कहीं रास्ते में लगा, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अमेरिका अभी भी सोल सुपर पावर है, और पिछले 20-30 सालों में तो मतलब उसको कोई कम्पीट करने वाला था ही नहीं। जैसे आपका सोवियत यूनियन खत्म हुआ उसके बाद से कोई कंपटीशन देने के लिए उसको था ही नहीं। तो लगभग उसी तरीके से यहाँ पर ये जो 16 महाजनपद थी, इनमें भी सबसे पावरफुल महाजनपद के तौर पर जो आपका महाजनपद निकल कर आया उसका नाम है मगध। अब सवाल उठता है कि यही क्यों निकल कर आया, यही आपका सबसे पावरफुल महाजनपद क्यों बना? तो उसके कुछ अपने फैक्टर्स हैं, उसके कुछ रीजंस हैं, वो हम लोग देखेंगे, और ये एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकते हैं, और आपको आंसर राइटिंग में भी पूछा जा सकता है कि भाई मगध जो है पावरफुल महाजनपद के तौर पर क्यों निकल कर आया, तो उसका जवाब अपने को देना पड़ेगा। इसके रीजंस ये हैं, एक तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था। ये आज की तारीख में मगध का जो इलाका है बिहार के क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर अभी भी काफ़ी सारी नदियाँ वगैरह बहती हैं, गंगा नदी हो गई है, इसके अलावा जो दूसरी नदियां बहती हैं, इसके चलते ये पूरा का पूरा इलाका जो है, इसकी ज़मीन बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। अब क्योंकि ज़मीन बहुत फर्टाइल है तो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, तो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था, एक ये वजह थी। दूसरा ये कि यहाँ पर आयरन की जो माइंस हैं वो मौजूद थी, यहाँ पे प्रचुर मात्रा में जो है आयरन की माइंस, या फिर आयरन की माइंस में प्रचुर मात्रा में जो है लौह अयस्क, या फिर हम लोग यूँ बोलें कि लोहा वगैरह निकालने के लिए आपके पास में आयरन और मौजूद था। और इस पर्टिकुलर आयरन की मदद से ना सिर्फ आप अपने खेती बाड़ी के लिए जो टूल्स की ज़रूरत है बड़ी मात्रा में आप उनको बनाते थे, मगर जो हथियार चाहिए पड़ते हैं जंग लड़ने के लिए, जो वेपन्स की ज़रूरत पड़ती थी, वो वेपन्स वगैरह का निर्माण भी, उन शस्त्रों का निर्माण भी जो है यहाँ पर ये जो आपको लोहा मिल रहा था, आयरन की जो माइंस मिल रही थी, उनकी मदद से किया जाता था। तीसरा, यहाँ के जंगलों में एलिफेंट जो है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में पाए जाते थे। अब क्योंकि यहाँ पे हाथी बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं, और हाथी जो है उस वक्त की बात की जाए तो आपकी जो सेना होती थी उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के तौर पर जो है यूज होता था, क्योंकि हाथी को आप ट्रेन करते थे, जंगी हाथी बनाते थे, और जंगी हाथी फिर जो है आपकी जो विरोधी सेना को रौंदने के काम आता था, उनके बीच में जो है हाहाकार मचा दिया करता था। तो यहाँ पर इस तरीके के हाथी आपको बड़ी मात्रा में मिल जाते थे। अब क्योंकि हाथी बहुत बड़ी मात्रा में मिल जाते थे जंगलों में, इस क्षेत्र में जहाँ पे मगध था या मगध के क्षेत्र में जो जंगल आते थे वहां पर हाथी आसानी से मिल जाते थे। बड़ी मात्रा में हाथियों को पकड़ा जाता था, ट्रेन किया जाता था, जंगी हाथी बनाया जाता था और आर्मी में इस्तेमाल होता था। और गंगा एंड इसकी जो ट्रिब्यूटरीज इस पूरे आपके राज्य में से बहती थी, तो ये एक चीप और एक क्विक प्लस कन्वीनियंट मींस दे देती थी कम्युनिकेशन का। देखिए क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको जाना है या कोई समाचार पहुंचाना है, तो उसका एक तरीका तो यह है कि आप ज़मीन के रास्ते से जाएंगे। जो आज की तारीख की बात नहीं कर रहा हूँ, पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ। या तो आप ज़मीन के रास्ते जाओगे या नदी के रास्ते जाओगे। अब अगर नदी के बहाव के विरोध में आपको जाना पड़ा, लेट से नदी का बहाव यहाँ से यहाँ है और आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो आपको फिर ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगी। बट
सपोज कर लीजिए कि आपकी नदी इस डायरेक्शन में बह रही है और आपको भी जो है इसी डायरेक्शन में जाना है, तो आप आसानी से जो है पहुंच सकते हैं, जल्दी जो है पहुंच सकते हैं। तो यहां पर भी अब क्योंकि इस तरीके से गंगा और उसकी रिवर्स का पूरा एक जो है नेटवर्क बना हुआ था, कोई अपस्ट्रीम जा रही थी, कोई डाउनस्ट्रीम जा रही थी, तो अपनी सहूलियत के हिसाब से गंगा और उनकी ट्रिब्यूटरीज का ये इस्तेमाल कर कर, ये जो जल मार्ग है इसका इस्तेमाल कर कर ये एक से दूसरी जगह जल्दी से पहुंच सकते थे, एक से दूसरी जगह समाचार जल्दी से पहुंचा सकते थे। तो आपकी जो राजधानी थी वो आपके अलग अलग क्षेत्रों के साथ में प्रॉपरली कनेक्टेड थी। अब क्योंकि ये प्रॉपरली कनेक्टेड थी और कन्वीनियंट तरीके से जो है कम्युनिकेशन वगैरह हो पा रहा था, तो ये जो चीप एंड क्विक मींस ऑफ कम्युनिकेशन था जल मार्ग के थ्रू, इसके चलते ये लोग इफेक्टिवली अपने पूरे के पूरे अंपायर के अलग अलग इलाकों पे कंट्रोल रखने में और वहाँ से अपनी जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह इनको चाहिए उसको ऑब्टेन करने में इनको दिक्कत नहीं आती थी। अब ये देखिए मगध जो है ये आपका महाजनपद है, और अभी इसके बाद में फिर बढ़ते 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 फिर ये पूरा का पूरा अंपायर बनता है। मगर जब ये 4वीं शताब्दी बिफोर कॉमन एरा आते आते ये आपका मगध का जो क्षेत्र है ये फैलना शुरू होता है। देखिए मगर फिलहाल मतलब मगर शुरुआती वक्त में मगध का जो क्षेत्र है वो ये इतना पूरा हुआ करता था। अब इसमें आज का बिहार, आज का ठीक ठाक मात्रा में बंगाल, थोड़ा बहुत आपका छत्तीसगढ़ और कुछ मध्य प्रदेश का इलाका इस तरीके कवर हो जाता है, थोड़ा बहुत शायद आपका आंध्र या महाराष्ट्र का इलाका भी टच होता होगा, नहीं होता होगा, मगर ये इस तरीके से जो है आपको मगध देखने के लिए मिलता था। चले आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो however early Buddhist and Jain texts talk about Magad gives credit to its powerful of its power to the policies of individual, that is ruthlessly ambitious kings. Best among the known are बिंबिसार, अजात शत्रु, महापद नंदा। अब हम लोगों ने यहाँ पे बात करी कि भाई मगध के पावरफुल होने के पीछे या पावरफुल या एक सुपर पावर के तौर पर जितने भी आपकी महाजनपद हुआ करती थी उन सब में सबसे पावरफुल या उन सब के बीच में सुपर पावर के तौर पर उभर के आने के ये सारे के सारे कारण हैं। हालांकि अगर आप बौद्धों के और जैनों के शुरुआती टेक्स्ट वगैरह अगर आप देखते हैं तो उसमें भी मगध का जिक्र आपको देखने के लिए मिलता है, मगर वो लोग ये बोलते हैं कि भाई मगध को पावरफुल बनाने के लिए जो रिसोर्सेज वगैरह थे सिर्फ यही काफ़ी नहीं थे, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर को भी वो लोग क्रेडिट देते हैं जिसके चलते आपका मगध इतना पावरफुल अंपायर के तौर पर निकल कर आया। और वो फैक्टर कौन सा था? इंडिविजुअल व्यक्ति या वो जो इंडिविजुअल रूलर्स मगध में रहे उनकी पॉलिसीज को भी जो है एक बहुत बड़ा क्रेडिट ये लोग देते हैं, क्योंकि इनका कहना यह है कि बड़े रथलेसली एम्बिशियस किस्म के जो हैं राजा मगध को देखने के लिए मिले। जैसे बिंबिसार हो गया, अजात शत्रु हो गया, महापद नंद हो गया, ये इतने आपके एम्बिशियस रूलर्स थे, ये चाहते थे कि अपने अंपायर को जितना हो सके उतना ज़्यादा फैलाया जाए, अपने अंपायर को जितना हो सके उतना ज्यादा बड़ा किया जाए। अब इसके चलते हुआ ये जो अंपायर को फैलाने या फिर बड़ा करने का इनका जो ऑब्जेक्टिव था, इसको जो ये अपना इसकी जो बाउंड्रीज वगैरह को ये बढ़ाना चाहते थे, इसके लिए कंटिन्यूसली इन्होंने वॉर्स लड़े, आर्मियों को ट्रेन किया और बड़ी मात्रा में हथियार वगैरह बनवाए। तो आपका बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट का कहना यह है कि सिर्फ ये रिसोर्सेज होना काफी नहीं थे, इस तरीके के रिसोर्सेज आपके दूसरी आपकी महाजनपदों में भी मिलते थे। अगर ये सारे नहीं मिलते थे तो उसमें से कुछ आपके रिसोर्सेज मिल जाते थे, मगर यहां पर एक बहुत बड़ा फैक्टर ये आया कि जो राजा हुए वो बहुत भयंकर रूप से एम्बिशियस थे, रथलेसली एम्बिशियस, मतलब अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। बिंबिसार, अजात शत्रु और महापद नंद, तो इनके चलते जो है कहीं ना कहीं इतने बड़े लेवल पर मगध ने जंगें लड़ी, लड़ाइयां लड़ी और अपने अंपायर का विस्तार किया। ये बात आपके जो शुरुआती बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट हैं जिसमें मगध का जिक्र आता है उसमें देखने के लिए मिलता है। चलें आगे बढ़ते हैं। शुरुआती वक्त की बात की जाए तो मगध का जो कैपिटल हुआ करता था उसका नाम था राजगृहा। ये एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट था लोकेटेड अमोंग हिल्स। मतलब क्या, मगध के दो कैपिटल्स हुए हैं। एक कैपिटल जिसका नाम, जो सबसे पहला कैपिटल था उसका नाम था राजगृहा। कायदे से राजगृहा शब्द को आप देखोगे तो इसका मतलब राजा का घर आता है, मगर ये जो राजगृहा है ये मगध का कैपिटल था। और इसके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है कि ये जो आपका कैपिटल था ये पूरा का पूरा फोर्टिफाइड सेटलमेंट था। मतलब आपका महल और बाकी सारी जो भी चीजें आपने रहने के लिए बनाई थी उसके चारों तरफ आपने किलेबंदी कर रखी थी, और ये चारों तरफ से आपका और ये जो आपका ये हिल्स के बीच में लोकेटेड था, यानी कि इसको पहाड़ वगैरह के ऊपर बनाया था इन लोगों ने जाके। ये याद रखने वाली बात है। क्या क्या, एक तो आपने फोर्टिफाइड सेटलमेंट बना रखा है, आपने पूरा सेटलमेंट बना के चारों तरफ उसकी किलेबंदी कर रखी है। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि आपने इसको हिल्स में बना रखा है। तो पहाड़ों में बनाया हुआ तो अच्छी, पहाड़ों में बना रखा है तो वैसे ही आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। एडवांटेज मिल जाता है तो अगर आपके ऊपर कोई हमला होता भी है, अगर कहीं से कोई एनिमी आता है, आप हाइट पे बैठे हुए हो तो फिर आप एनिमी को आते हुए देख सकते हो और अकॉर्डिंगली कुछ अपना एक्शन वगैरह ले सकते हो। ठीक है जी। अब बाद में 4th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के आसपास की बात है, तो ये जो कैपिटल है इसको आपका राजगृहा से शिफ्ट किया गया था पाटलिपुत्र। याद रखिएगा 4th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में ये जो कैपिटल है इसको
इसको राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट किया गया था। अब इसकी वजह यह थी कि ये जो आपका पाटलिपुत्र है ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर सिचुएटेड है, कमांडिंग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन अलोंग गंगा। मतलब ये कि गंगा जो रिवर है और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं, इन सब के जो अलग अलग रूट्स आपके निकलते हैं अलग अलग क्षेत्रों में कम्युनिकेशन के लिए। तो यहां पर 4th सेंचुरी में इन लोगों को ये समझ में आया कि पाटलिपुत्र एक ऐसी जगह है, अगर हम लोग यहाँ पे अपना कैपिटल बसाएं तो गंगा और गंगा की ट्रिब्यूटरीज की मदद से हम लोग अपने पूरे के पूरे अंपायर के या फिर पूरे के पूरे आपकी महाजनपद के अलग अलग हिस्सों के साथ में जो है ज्यादा इफेक्टिवली और ज्यादा मतलब ज्यादा क्विक कम्युनिकेशन रख सकते हैं, ज्यादा इफेक्टिव कंट्रोल जो है रखने में हमें मदद मिलेगी। तो ये वजह के चलते भी जो हैं आपके रूट्स वगैरह के ऊपर कम्युनिकेशन को कमांड करने के लिए ये सारी की सारी चीज की गई थी और पाटलिपुत्र में जो है 4th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में कैपिटल वगैरह शिफ्ट किया गया था। अब ग्रोथ ऑफ मगध कल्मिनेटेड इन एमर्जेंस ऑफ मौर्यन अंपायर। अब जैसे जैसे मगध जो है बढ़ता चला गया तो अल्टीमेटली ये महाजनपद से फिर एक अंपायर में कन्वर्ट हुआ और एक बहुत बड़े और बहुत महान अंपायर में कन्वर्ट हुआ जिसका नाम है मौर्यन अंपायर। अब उसके पहले की कहानी क्या है उसमें हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, मगर इतना है कि 4th सेंचुरी आते आते मगध एक सुपर पावर के तौर पर या एक बहुत पावरफुल महाजनपद के तौर पर निकल कर आया और ज्यादा फर्दर बढ़ता चला गया एंड अल्टीमेटली और ज्यादा फर्दर बढ़ते अल्टीमेटली एक मौर्यन अंपायर के तौर पर इमर्ज हुआ। अब ये मौर्यन अंपायर की खोज किसने की थी? मौर्यन अंपायर को खोजा था चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 बिफोर कॉमन एरा में, यानी कि 4th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में जो है इसको खोजा गया था। और इसका एक्सटेंट कहां तक फैला दिया था? इन्होंने अफगानिस्तान और बलोचिस्तान तक के इलाके जो है उनको अपने राज्य में या फिर अपने अंपायर में मिला लिया था। एक बहुत बड़ा अंपायर जो इन्होंने बनाया था। बाद में इन्हीं के आपका जो डायनेस्टी में, मौर्यन डायनेस्टी में एक रूलर हुआ जो शायद सबसे महान रूलर्स में से एक माना जा सकता है एंशिएंट इंडिया में, जिनका नाम था सम्राट अशोक। इन्होंने जो है ये बहुत फेमस रूलर थे और इन्होंने जो है बाद में कलिंग को यानी कि आपका जो कोस्टल ओडिशा है उसको भी जो है अपने अंपायर का हिस्सा बना लिया था। तो ये अंपायर फिर जो है बेसिकली जो मगध एक सुपर पावर के तौर पर या फिर एक सुपर पावरफुल महाजनपद के तौर पर जो निकल कर आया सारी महाजनपदों में, और उसके चलते जो इसने स्ट्रेंथ गेन करी थी उसी स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको एक बहुत बड़े अंपायर में कन्वर्ट किया। एक पावरफुल महाजनपद से या सबसे पावरफुल महाजनपद से इसको एक अंपायर में कन्वर्ट किया और ये मौर्यन अंपायर जो है आपका 4th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में स्थापित कर दिया गया था। और ये कहां से कहां तक फैला हुआ था? अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक पहुंच गया था। जो अभी हम लोगों ने इसके पहले मैप देखा था जहां पे आपका मगध फैला हुआ है, वहां से अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक का जो इलाका है इसने अपने कंट्रोल में मिला लिया था। हैविंग सेड दैट, बाद में इन्हीं के आपके डायनेस्टी में एक और रूलर हुए सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने आपका कोस्टल उड़ीसा या फिर कलिंग को भी जीत लिया और अपने अंपायर का हिस्सा बना लिया। तो चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड में जब आपका अंपायर जो है लगभग इतना फैल गया था, अब देखिए कहां पे आपको मगध सिर्फ इतना सा देखने के लिए मिल रहा था, मगर उसको बढ़ाते लगभग पूरा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया का इलाका इन्होंने अपने अंपायर में मिला लिया था। तो इतना बड़ा अंपायर चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया और बाद में इनके जो रूलर्स थे उन्होंने उसको और जो है आगे बढ़ाया था। अब जो आपके मौर्यन अंपायर के बारे में जानना इसलिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं आपको ये पहला अंपायर है एंशिएंट इंडिया में जो देखने को मिलता है, और यहां से कहीं ना आपको हिस्ट्री वगैरह भी जो है काफी क्लियर हो जाती है क्योंकि टेक्स्ट वगैरह काफी सारे मिलना शुरू होते हैं, इसलिए मौर्यन अंपायर को डिटेल में पढ़ाया जाता है। अब सोर्सेज जो हैं हिस्टोरियंस के द्वारा जो इस्तेमाल किए जाते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में, सबसे पहला तो इस वक्त में जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मिले हैं खासतौर पर स्कल्पचर्स वगैरह, इनके जो कंटेम्प्रेरी वर्क्स वगैरह मिले हैं वो हो गया, जैसे कि आपका मेगास्थनीज ने आपका जो अकाउंट्स वगैरह लिखे थे और जो ग्रीक जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में ग्रीक एम्बेसडर वगैरह था ये हो गया। चाणक्य नीति की जो किताब वगैरह हो गई, कई बार जिसको अर्थशास्त्र चाणक्य नीति की किताब हो गई, अर्थशास्त्र हो गया, ये सारे के सारे जो सोर्सेज या किताबें उस वक्त में लिखी गई थी ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट सोर्स के तौर पर काम करती हैं। अर्थशास्त्र जिसको कौटिल्य या चाणक्य ने कंपोज किया था, जिनके बारे में यह भी माना जाता है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर थे और इनको राजा बनवाने में भी एक बहुत बड़ा रोल इन्होंने अदा किया था। इसके अलावा जो है मौर्यों का जिक्र आपको बुद्धिस्ट और जैन के लिटरेचर में, पुरानिक जो लिटरेचर है उसमें, और संस्कृत में जो बाद में लिटरेचर वगैरह लिखा गया उसमें भी देखने के लिए मिलता है। बिसाइड दिस अशोका ने अपने काफी सारे रॉक्स के ऊपर अपने जो है शिलालेख वगैरह लिखवाए थे, अपने पिलर्स वगैरह पत्थर के बनवा के उनके ऊपर अपने शिलालेख वगैरह उनके ऊपर अपने संदेश छुड़वाए थे। तो ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट सोर्स के तौर पर एक्ट करता है जहां से हमको मौर्यंस के बारे में काफी कुछ पता चलता है। अब देखिए ये पत्थर का ये पूरा एक पिलर है या फिर एक रॉक है और इसके ऊपर जो है अशोक ने अपना पूरा इंस्क्रिप्शन
इंस्क्रिप्शन वगैरह लिखवाया। अब इस तरीके के जो इंस्क्रिप्शंस आपको देखने को मिले बाद में, जिनको हमको पढ़ने में कामयाबी मिल गई, तो इनकी मदद से फिर जो है हमने कहीं ना कहीं, इनकी मदद से कहीं ना कहीं हमको मौर्यंस के बारे में काफी कुछ पता चला। अब ये जो आपका पिलर है, इसके ऊपर जो भी बातें इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं ये आपका ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं, और ये जो पिलर है इसके ऊपर जो भी आपकी बातें लिखी हुई है खारोष्टी लिपि में लिखी हुई हैं। तो ये सबको जैसे जैसे डिसाइफर किया गया वैसे वैसे हमको काफी कुछ पता चलता गया। अब ये पत्थरों के ऊपर या रॉक्स के ऊपर लिखवाया गया है, ये जो है पिलर के ऊपर जो है इसका संदेश वगैरह खुदवाया गया इस तरीके से। देखिए, तो इस तरीके के जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह मिले हैं, इन सब का भी इस्तेमाल कर कर हमको काफी कुछ पता चलता है। अब सम्राट अशोक जो थे, या अशोक जो थे, वो पहले रूलर थे जिन्होंने अपने मैसेजेस वगैरह को अपने सब्जेक्ट्स या फिर अपने ऑफिशियल्स तक पहुंचाने के लिए इस तरीके के स्टोन सरफेसेस वगैरह पे लिखवाया। अब वो चाहे नेचुरल रॉक की स्टोन सरफेस रही हो, चाहे फिर आपके पॉलिश पिलर्स रहे हो, मगर इन सब का इस्तेमाल कर कर इन्होंने अपने मैसेजेस वगैरह को जो है लिखवाया था, और अपने मैसेजेस वगैरह को लिखवा कर अपनी जनता तक, अपने बाकी लोगों तक जो है उनके राज्य में जो भी आ रहा था उस तक पहुंचाने के लिए उन्होंने इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया था। तो ये लाइन याद रखिएगा, अशोका वाज द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब्ड हिज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स एंड ऑफिशियल्स ऑन स्टोन सरफेस, नेचुरल रॉक एज वेल एज पॉलिश्ड पिलर। इसके अलावा इन्होंने इस तरीके के इंस्क्रिप्शंस का इस्तेमाल सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, अपना संदेश या अपनी बातें पहुंचाने के लिए नहीं किया, इन्होंने धम्म के प्रचार प्रसार में भी जो है इस तरीके के इंस्क्रिप्शंस का खूब इस्तेमाल किया है। याद रखिएगा इस बात को, सम्राट अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने इंस्क्रिप्शंस का खूब इस्तेमाल किया है। अब ये जो धम्म का प्रचार प्रसार करते थे, इसमें ये कुछ बातें कहा करते थे। सबसे पहला तो ये बोलते थे कि अपने बड़ों की इज्जत आपने करनी है। दूसरा ये कि आपको ब्राह्मण्स और दूसरे जो आपके मॉन्क्स हैं, बौद्ध भिक्षु और बाकी सबके प्रति आपने जेनरोसिटी जो है वो रखनी है। तीसरा, आपने हर एक रिलीजन और हर एक ट्रेडिशन जो है, चाहे वो आपका हो या चाहे आपका ना हो, अपने वाले के अलावा भी उसकी भी आपने इज्जत करनी है। तो ये सारे की सारी बातें जो हैं सम्राट अशोक ने जो है धम्म के प्रचार प्रसार में लोगों तक फैलाई, लोगों तक इनका प्रोपेगेशन किया। मैक्सिमम आपको जो भी अशोकन इंस्क्रिप्शंस देखने के लिए मिलते हैं ये प्राकृत लैंग्वेज में देखने के लिए मिलते हैं। अब कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज होकर बोलेंगे कि मैं तो ये बोल रहा था कि ये ब्राह्मी में लिखे हुए हैं, ये खारोष्टी में लिखे हुए हैं, और अब आप बोल रहे हो कि भाई मैक्सिमम जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको फर्क समझा देता हूं। ब्राह्मी और खारोष्टी ये स्क्रिप्ट्स हैं, ये भाषाएं नहीं हैं, ये स्क्रिप्ट्स हैं, ये लिपि हैं। ठीक है जी, ये स्क्रिप्ट्स नहीं है, ये भाषाएं नहीं है, ये स्क्रिप्ट्स हैं। ठीक है जी, ये स्क्रिप्ट्स हैं, ये लिपि हैं। ब्राह्मी भाषा की ब्राह्मी की लिपि का इस्तेमाल कर कर भी आप प्राकृत लैंग्वेज लिख सकते हो। इसी तरीके से खारोष्टी की लिपि का इस्तेमाल कर कर भी आप जो है प्राकृत लैंग्वेज लिख सकते हो। ठीक उसी तरीके से जैसे ये रोमन में आपके जो लिखा हुआ है, जो भी अपन ने लिखा हुआ है सब कुछ रोमन अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करके लिखा हुआ है। तो ये जो अल्फाबेट्स वगैरह हैं, अब इसकी मदद से आप इंग्लिश लिख सकते हो, जर्मन लिख सकते हो, फ्रेंच लिख सकते हो, आप इसकी मदद से रशियन लिख सकते हो, पॉलिश भाषा लिख सकते हो, और भी यूरोप में जितनी लैंग्वेजेस वगैरह चलती हैं वो सब आप लिख सकते हो। इनफैक्ट टर्किश लैंग्वेज जो आपकी मॉडर्न टाइम की है उसको भी आप इस भाषा में, आप उस लिपि में लिख सकते हो। तो ये बात याद रखिएगा, लिपि अलग अलग हो सकती हैं लिखने के लिए, किसी भाषा को लिखने के लिए अलग अलग लिपि का इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर भाषा और लिपि में फर्क होता है। तो सम्राट अशोक के जो मैक्सिमम इंस्क्रिप्शंस आपको देखने को मिलते हैं वो प्राकृत भाषा में देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपका ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हो चाहे खारोष्टी में लिखे गए हो, डजंट मैटर। मगर इस तरीके के जो भी इंस्क्रिप्शंस आपको देखने को मिलते हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं। आप जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, जो इनके एम्पायर का पार्ट था, अफगानिस्तान वगैरह का जो इलाका था, वहां पर सम्राट अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो आपको अरेमिक और ग्रीक भाषा में भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पर ये दोनों भाषाएं भी चलती थी। तो अरेमिक और ग्रीक भाषा में भी जो इनका जो आपको इंस्क्रिप्शंस वगैरह देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शन सम्राट अशोक के आपको किस भाषा में देखने के लिए मिलते हैं? प्राकृत में। नॉर्थ वेस्ट के इलाकों में अरेमिक और ग्रीक, और ये लिखने के लिए अब उन्होंने आपका ब्राह्मी और खारोष्टी लिपियों का इस्तेमाल मेजर तौर पर किया था। ठीक है जी, जितने भी आपके प्राकृत इंस्क्रिप्शंस हैं, मैक्सिमम आपके जो प्राकृत इंस्क्रिप्शंस हैं वो ब्राह्मी भाषा में लिखे गए थे। नॉर्थ वेस्ट के कुछ इलाकों में ये प्राकृत भाषा को खारोष्टी लिपि में भी लिखा गया था। तो जितने भी आपके प्राकृत इंस्क्रिप्शंस हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं मैक्सिमम, और कुछ आपके जो नॉर्थ वेस्ट के इलाके हैं वहां पर इसको खारोष्टी में भी लिखा गया। अरेमिक और ग्रीक की स्क्रिप्ट जो अपनी खुद की थी उनका भी इस्तेमाल किया गया अफगानिस्तान के इलाकों में। अफगानिस्तान के इलाकों में
जहां पे अरेमिक और ग्रीक समझी जाती थी, यहाँ पे अरेमिक और ग्रीक बोली जाती थी, वहां पर इन दोनों स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल भी किया गया है। अरेमिक और ग्रीक को लिखने के लिए जो स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल किया जाता था उनकी मदद से भी जो है लिखा गया है, उनकी मदद से भी जो है शिलालेख वगैरह जो है उसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस बनाए गए। तो ये देख लीजिए ब्राह्मी की जो स्क्रिप्ट है, एक बार मैं आपको फिर दिखा देता हूं। ब्राह्मी की जो स्क्रिप्ट है आप एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं मदर स्क्रिप्ट है आज की तारीख में जितनी भी आपकी नॉर्थ के इलाकों में आपको लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं उनके अक्षरों के लिए। जैसे बंगाली हो गई या देवनागरी हो गई, तो कहीं ना कहीं बंगाली, देवनागरी और इस तरीके की गुजराती हो गई, और दूसरी जो आपकी स्क्रिप्ट्स वगैरह हैं जो निकल कर आई हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से इवॉल्व हुई हैं। देखें ये आपके ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अलग अलग अक्षर है, ये आपकी एरेमिक स्क्रिप्ट है उसके अलग अलग अक्षर हैं। ये एरेमिक स्क्रिप्ट में एक इंस्क्रिप्शन सम्राट अशोक का जो है उसको मैंने डाला है इसमें ताकि आपको समझ में एरेमिक किस तरीके से लिखी जाती थी। तो ये ग्रीक स्क्रिप्ट है। और यहां पर जो है अब हम लोग बात करेंगे कि अशोक के जो है इंस्क्रिप्शंस वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ था। ये फोटोग्राफ जो है ये बता रहा है कि सम्राट अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह हैं उनका डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो शिलालेख हो गए, पत्थरों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर लिखे हुए अपने जो संदेश हो गए, ये जो आपकी अलग अलग पिलर्स वगैरह हो गए, इन सब के बारे में बातचीत हमको करनी है। चलें देखते हैं सर। तो ये जो आपको मैप दिया हुआ है इस पे बताया गया है कि अलग अलग जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इलाके हैं जहाँ पे सम्राट अशोक के मेजर या माइनर रॉक एडिक्ट्स या पिलर मिले हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो रेड कलर का ट्राइंगल आपको देखने को मिल रहा है इसका मतलब है मेजर रॉक एडिक्ट्स। जो आपको स्क्वायर कलर के शेप में देखने के लिए मिल रहा है, स्क्वायर जो देखने के लिए मिल रहा है पर्पल कलर के शेप का, इसका मतलब हो जाएगा आपका माइनर रॉक एडिक्ट्स। और इसके अलावा जो सर्कल के फॉर्म में देखने को मिल रहा है इसका मतलब हो जाएगा पिलर। अगर हम लोग एकदम एक्सट्रीम चले जाएं आपका वेस्ट के इलाके में और यहां से देखना शुरू करें तो सम्राट अशोक का जो एक मेजर रॉक एडिक्ट आपको देखने को मिला वो कंधार में देखने के लिए मिला, याद रखिएगा। एक आपको मनशेरा में देखने के लिए मिला है और एक शहबाजगढ़ी में देखने के लिए मिला है। एक कलसी के इलाके में देखने के लिए मिला है हिमालय के फुटहिल्स में। एक आपको उड़ीसा में या कलिंग में शिशुपालगढ़ में और जौगाड़ा में देखने के लिए मिला है। एक आपका कर्नाटक के सन्नाती में और सोपारा में देखने के लिए मिला है। और एक गुजरात के गिरनार के इलाके में देखने के लिए मिला है। ये आपके कुछ मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जितने भी आपके मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं वो सारे के सारे नॉर्थ के इलाकों तक फैले हुए, एकदम एक्सट्रीम साउथ में आपको ये देखने के लिए तमिलनाडु या केरल के इलाके में नहीं मिलते हैं। इस पोर्शन में आप चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको माइनर रॉक एडिक्ट्स काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने के लिए मिलता है। ठीक है जी। और एकदम नीचे की तरफ में जो तमिलनाडु का और केरल का ये इलाका है यहाँ पर आपको एक भी एडिक्ट्स देखने को नहीं मिलता। उसकी वजह यह है कि यहाँ तक सम्राट अशोक का अंपायर फैला नहीं था। सम्राट अशोक ने इस पर्टिकुलर पार्ट को शायद अपने अंपायर में शामिल नहीं किया था। ठीक है जी। अब इसके बाद में आ जाते हैं माइनर रॉक एडिक्ट्स की बात कर लें तो नीचे की तरफ में भरे हुए हैं सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, नित्तूर, राजूला, मंदागिरी, उदयगोलम, मस्की, गावीमठ, पलकीगुंडू, जातिंगा, रामेश्वर, सिद्धापुर, ये सारी के सारे आपको जो है याद करना पड़ेंगे, ये पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा बायरात हो गया, भाबरू हो गया, बहापुर हो गया, ये सारे के सारे नाम अपने को याद करना पड़ेंगे। देखने वाली बात यह है नॉर्थ वेस्ट के इलाकों में आपको जनरली माइनर रॉक एडिक्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं और आपका जो नीचे के पोर्शंस वगैरह हैं उसमें मेजर रॉक एडिक्ट्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। इसकी वजह यह है कि जो माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं वो पहले लिखे गए थे और जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं उनको बाद में लिखा गया था। माइनर रॉक एडिक्ट्स में सम्राट अशोक जो है उसने सिर्फ अपने शासन प्रशासन वगैरह को जो है से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे। मेजर रॉक एडिक्ट्स में मगर उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार भी शुरू किया। जैसे जैसे उनका अंपायर फैलता गया, कलिंग वगैरह का सारा क्षेत्र उनके कंट्रोल में आ गया, उसके और बाकी ये सारा क्षेत्र भी आपके कंट्रोल में आ गया। उसके बाद में मारकाट बंद कर दी थी इन्होंने, शस्त्र वगैरह का त्याग कर दिया था। तो उसके बाद में नीचे फर्दर एक्सपेंशन नहीं किया, तो यहाँ तक सिर्फ आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ ये पूरा अंपायर पहले ही फैला हुआ था तो इस इलाके में जो है आपको ये आपके मेजर रॉक एडिक्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पिलर्स की बात की जाए तो ये अलग अलग आपका मेरठ हो गया, तोपरा हो गया, गुज्जर हो गया, सांची हो गया, सारनाथ, औरारा, सासाराम, कौशाम्बी, गुज्जर, लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, आराराज, रुमिंदेई, नागाली सागर, रामपुरवा, ये सारे के सारी जो जगह है यहाँ पे आपको माइनर रॉक एडिक्ट, यहाँ पे आपको पिलर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ये सारे के सारे नाम अपने को याद करना पड़ेंगे। ये पूरा मैप जो है दिमाग में होना चाहिए। आपसे मेजर रॉक एडिक्ट्स अगर बनाने के लिए आते हैं तो याद रखिए कांधार में मनशेरा, शहबाजगढ़ी, कलसी, उसके बाद सन्नाती, सोपाड़ा, गिरनार, शिशुपालगढ़ और जौगाड़ा, इसमें से एक सवाल बनता ही बनता है तो ये याद रखिएगा। और पिलर्स वगैरह में आता है तो सांची हो गया या फिर आपका गुज्जर हो गया, मेरठ हो गया, तोपरा हो गया, इस नाम आपको कुल मिलाकर याद करना पड़ेंगे, इनसे आप बच नहीं सकते। चलें आगे देखते हैं।
तो मेजर रॉक एडिक्ट्स आपको कहाँ कहाँ पे मिले थे, इसको मैंने अलग से भी जो है नाम बना के लिखवा दिया है। कांधार में, शहबाजगढ़ी में, मनशेरा में, खलसी में, गिरनार में, सन्नाती में, शिशुपालगढ़ में और जौगाड़ा में। ठीक है जी, ये याद रखिएगा, कांधार, शहबाजगढ़ी, मनशेरा, खलसी, गिरनार, सन्नाती, शिशुपालगढ़, जौगाड़ा। इसके बाद माइनर कहाँ पे मिले, बहापुर, बैराद, भाबरू, मस्की, गोवीनाथ, पालीगुंदू, जतिंग, रामेश्वर, सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, नित्तूर, राजूला, मंदागिरी एंड उदीगुलम। ये सारे नाम रटना पड़ेंगे। पिलर इंस्क्रिप्शन, तोपरा, मेरठ, गुज्जर, कौशाम्बी, सांची, निगाली सागर, रुमिंदेई, रामपुरवा। लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अराराज, सारनाथ, सासाराम एंड अहराउरा। अब ये जो पिलर्स वगैरह हैं कुछ इस तरीके के आपको देखने को मिलते हैं। इस तरीके से आपने पिलर्स वगैरह बनवाए और उसके ऊपर अपना जो है मैसेज वगैरह इंस्क्राइब करवा दिया। चलें अब आगे बात करते हैं हम लोग मौर्यन एम्पायर्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। मौर्यन का जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरीके से चलाया करते थे, थोड़ा उस पर डिस्कशन करेंगे। कुल मिला के मौर्यों का जो पूरा अंपायर था इसको भी उन्होंने कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब इतने बड़े अंपायर को एक जगह से बैठ कर रूल करना पॉसिबल था भी नहीं, तो मौर्यों का जो पूरा अंपायर था ये इसके पांच पॉलिटिकल सेंटर्स थे। यहां से एक इंडिकेशन मिलता है कि मौर्यों का अंपायर 5 प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था और हर एक प्रोविंस को जो है एक पर्टिकुलर प्रोविंशियल कैपिटल से रूल किया जाता था। जिस तरीके से आज इंडिया में आपके पूरे के पूरे देश को कई सारे राज्यों में डिवाइड किया गया है और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है। राज्यों का एक अपना कैपिटल होता है और उससे वो अपने पूरे राज्य को रूल करते हैं। लगभग उसी तरीके की व्यवस्था यहाँ पे भी चलती थी कि 5 आपके मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स जो है पूरे अंपायर में आपको देखने को मिलते हैं। ये एक इंडिकेशन है कि शायद पूरा अंपायर 5 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था और हर एक प्रोविंस की अपनी एक प्रोविंशियल कैपिटल हुआ करती थी। सबसे पहले तो पाटलिपुत्र जो आपके पूरे के पूरे अंपायर की भी कैपिटल है। दूसरा जो प्रोविंशियल सेंटर्स हुआ करते थे या कैपिटल्स हुआ करते थे, तक्षशिला, दूसरा उज्जैनी, तीसरा तौशाली और चौथा सुवर्णगिरी। इसको कई बार स्वर्णगिरी भी बोला जाता है, सुवर्णगिरी या फिर स्वर्णगिरी, जैसा भी आप इसे प्रोनाउंस करना चाहें। ये आपके 4 प्रोविंशियल कैपिटल थे और पाटलिपुत्र जो था वो आपका पूरे के पूरे अंपायर का कैपिटल था। तो इस तरीके से ये 5 आपके जो है इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर्स आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, उसके बाद में तौशाली और सुवर्णगिरी। ये नाम याद रखना पड़ेंगे। अब ये पांचों के पांचों जो हैं ये आपके अशोकन इंस्क्रिप्शंस में मेंशन किए गए हैं। जब आप इनके कंटेंट वगैरह को इंस्क्रिप्शंस में देखते हैं तो इसमें ये जो आपका इंस्क्रिप्शंस में कंटेंट वगैरह या फिर जो संदेश वगैरह देने की बात की गई है, तो मैसेज जो है हर जगह जो है एक ही जैसा आपको देखने को मिलता है। चाहे आप अफगानिस्तान में चले जाएं, अफगानिस्तान से लेके चाहे आप आंध्र तक आ जाएं, आंध्र से लेके उड़ीसा, उड़ीसा उत्तराखंड, कुछ भी देख लें, आपको पूरे के पूरे जो है अशोकन इंस्क्रिप्शंस वगैरह में मैसेज जनरली कॉमन देखने को मिलता है, एक मैसेज देखने को मिलता है। अब एक जो यूनिफॉर्मिटी आपको मैसेज में देखने को मिलती है, पूरा आप चाहे अफगानिस्तान में जाके अशोकन इंस्क्रिप्शन तलाश लो, चाहे उड़ीसा में देख लो, चाहे ऊपर नॉर्थ में चले जाओ, चाहे नीचे साउथ में आ जाओ, अशोकन इंस्क्रिप्शन में मोर और लेस वही बात लिखी हुई है, एक ही बात जो है आपको देखने को मिलती है। तो जो संदेश या फिर जो मैसेज दिया जा रहा है, जो कंटेंट इसके ऊपर लिखा जा रहा है, इसमें जो यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलती है, उस यूनिफॉर्मिटी के चलते अब कुछ सवाल उठते हैं। वो सवालों के बारे में थोड़ी बातचीत हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या इतने बड़े वास्ट एम्पायर का कोई एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हुआ करता था? यानी कि इतने बड़े अंपायर में अगर आपको अलग अलग जगहों पर शिलालेखों में एक ही जैसा संदेश देखने को मिल रहा है, तो इसके बेसिस पे क्या हम लोग मान सकते हैं कि इतने बड़े अंपायर को एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के तहत में चलाया जा रहा था? जवाब है बहुत मुश्किल बात है, अनलाइकली, ऐसा शायद नहीं है, ऐसा शायद नहीं था। पूरी तरह से नकार नहीं सकते, बट ऐसे होने की संभावनाएं बहुत कम है, अनलाइकली है। इसकी वजह यह है, हिस्टोरियंस इसकी वजह जो देते हैं वो ये है कि अंपायर इतना ज्यादा डाइवर्स था कि यूनिफॉर्मिटी पॉसिबल ही नहीं थी। और ये भी तब जब आप इतने 1000 साल पुरानी बातचीत कर रहे हैं, जिसमें आपके मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन बड़े मतलब आप कह सकते हैं कि आसान नहीं थे और बाकी सारी चीजें थी। तो इतने ऐसे वक्त में इतने डाइवर्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यूनिफॉर्मिटी पॉसिबल नहीं थी। अब यूनिफॉर्मिटी पॉसिबल नहीं थी तो फिर ऑब्वियस सी बात है यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी नहीं लागू हो सकता। अफगानिस्तान के जो हिली टेरेन्स हैं और उड़ीसा का जो कोस्टल इलाका है, उनको आप एक ही जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की प्रैक्टिसेस के साथ में या एक ही जैसे प्रशासन के साथ में आप चला नहीं सकते, क्योंकि दोनों जगहों पर आपको शासन अलग अलग तरीकों से करना पड़ेगा। आपको अलग अलग जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह बनाना पड़ेंगे, क्योंकि सोसाइटी अलग हो जाती है, कस्टम्स नॉर्म्स अलग हो जाते हैं, एरिया और पूरा जो इलाका है वो अलग हो जाता है, वेदर कंडीशंस अलग हो जाती है और बहुत सी चीज़ों में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंट्रोल है, जो आपका कैपिटल है, आपका जो पूरे अंपायर का कैपिटल है, एज वेल एज आपका जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं वहां पर और उसके आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा स्ट्रांग आपको देखने को मिलता होगा। और वहां से जैसे जैसे आप हिंटरलैंड के इलाकों में जाते जाते होगे वैसे वैसे जो है इसका कंट्रोल वगैरह कम हो इसका जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता होगा। दीज सेंटर्स, अब ये जो प्रोविंशियल सेंटर्स या
कैपिटल्स थे, आप आपका ओवरऑल कैपिटल की भी बात कर लोगे, इनको बहुत सोच समझकर जो है चुना गया था। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। तक्षशिला और उज्जैनी की बात की जाए तो ये लॉन्ग डिस्टेंसेस के जो जमीनी रास्ते थे, जो लॉन्ग डिस्टेंस के जो ट्रेड रूट हुआ करते थे, उनके ऊपर बसे हुए बड़ी स्ट्रैटेजिक और इंपॉर्टेंट सेंटर्स, ये स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे बसे हुए इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। और स्वर्णगिरी जो है ये आपके कर्नाटक के गोल्ड माइंस के पास में बसा हुआ था। तो इस तरीके से ये जितने भी आपके कैपिटल्स वगैरह थे, इनको बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर सोच समझकर जो है चूज किया गया था और उसके बाद में बसाया गया था। कम्युनिकेशन अलॉन्ग बोथ द लैंड एंड रिवर रूट्स वाज वाइटल फॉर एम्पायर्स एग्जिस्टेंस। जर्नी फ्रॉम कैपिटल टू प्रोविंशियल सेंटर टुक फ्रॉम वीक्स टू मंथ। तो ये भी एक बात है कि आपका जो जमीनी रास्ते से आप अगर ट्रैवल करो या फिर आप समुद्री, आप अगर नदी के रास्ते से भी ट्रैवल करोगे, कैसे भी आप ट्रैवल करो, मगर कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था अगर आप अंपायर के एग्जिस्टेंस को रखना चाहते थे। अगर एक से दूसरी जगह खबर पहुंचने में बहुत वक्त लगता तो फिर अंपायर बचना नहीं। मगर अंपायर ठीक ठाक चला है, इससे ये भी समझ में आता है कि कम्युनिकेशन वगैरह भी ठीक ठाक था। ये लोग अपना अंपायर ठीक ठाक तरीके से मैनेज कर पा रहे थे। कम्युनिकेशन चाहे जमीनी रास्ते से हो रहा हो, चाहे आपका रिवर के रास्ते से हो रहा हो, जो वाइटल था अंपायर के एग्जिस्टेंस के लिए वो चल रहा था। एंड इसके अलावा प्रोविंशियल कैपिटल से कैपिटल आ जाओ, कैपिटल से प्रोविंशियल कैपिटल चले जाओ, वक्त बहुत लगता था, कई बार हफ्तों से महीनों लग जाते थे। इसका मतलब यह हुआ कि आपको लंबा सफर करना पड़ेगा। अब अगर लंबा सफर करना पड़ेगा तो अब ऐसा तो है नहीं जैसे आज की तारीख में आप ट्रेन में बैठे और सुकून से अपना एक रात का या एक दिन का पूरा जर्नी वगैरह करी और उतर गए। आप रास्ता, अब जब जमीनी रास्ते से जाओगे या फिर आप नदी के रास्ते से जाओगे तो खतरा रहता था ट्रैवलिंग करने में कि कोई ना कोई हमला ना कर दे, कोई ना कोई जो है अटैक ना कर दे। तो अब आपको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी पूरे के पूरे सफर में। साथ ही साथ आपको बड़ी मात्रा में जब आप सफर करोगे तो खाने पीने का सामान, प्रोविजंस आपको साथ में लेकर जाना पड़ेंगे। तो यहां से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि आपको सफर कई बार हफ्तों से लेकर महीनों का करना पड़ सकता है, तो रास्ते में प्रोटेक्शन भी जरूरी है और साथ ही साथ आपको रास्ता पूरा जो करना है ट्रैवल, उसमें आपको प्रोविजंस या खाने पीने के सामान की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसका अब यहां से जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपका रोल में आती थी और वो थी फौज। आर्मी जो है यहां से पिक्चर में आती थी, प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रोविजंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और ये आर्मी जो है, क्योंकि यहां पे बड़ी मात्रा में कम्युनिकेशन हो रहा है, बड़ी मात्रा में आपका एक से दूसरी जगह मूवमेंट हो रहा है, तो इस पूरे रास्तों में जिसमें मूवमेंट किया जाता था, इस पर प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मींस था वो था सेना का या फिर वो था आर्मी का या फौज का। और उसकी मदद से जो है कहीं ना कहीं इंश्योर किया जाता था कि आपकी जो ट्रैवलिंग है वो सेफ एंड साउंड रहे और एक से दूसरी जगह कम्युनिकेशन इंटैक्ट आपका चलता रहे। अगर ऐसा नहीं होगा तो अंपायर खत्म होगा और अंपायर के ऊपर सवाल उठेगा। इसलिए आर्मी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती थी पूरे अंपायर के प्रोटेक्शन में। तो अब यहां पे हम लोग जो है मेगास्थनीज ने आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्मी का रिकॉर्ड दिया, थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत करेंगे। इससे हमको दो बातें समझ में आएंगी कि आर्मी के पूरे आपके एडमिनिस्ट्रेशन पे कितना ध्यान दिया जाता था और मौर्यों ने उस जमाने में कितनी पावरफुल और कितनी बड़ी आर्मी जो है मेंटेन कर रखी थी। थोड़ा बात करेंगे इसके बारे में। मेगास्थनीज जो है उसने अपनी जो किताब लिखी थी मौर्यन एम्पायर के बारे में, जब वो एम्बेसडर के तौर पर यहां पर था, ग्रीक एम्बेसडर के तौर पर, तो उसने मेंशन ये किया था कि आपकी जो आर्मी की या फिर मिलिट्री की एक्टिविटीज हैं उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी में आपकी 6 सब कमिटीज होती हैं और ये 6 सब कमिटीज जो है आर्मी के अलग अलग मैटर्स को देखती हैं और सब आपस में फिर एक कमेटी के रूप में बैठकर कोऑर्डिनेशन वगैरह करती हैं। ठीक है जी। इनका कहना यह था कि आपकी जो अलग अलग सब कमिटीज हैं वो अलग अलग काम देखती हैं। पहली जो आपकी सब कमेटी है वो आपकी नेवी को देखती है, तो यहां से अपने को पता चला कि मौर्यों के पास में एक नौसेना भी हुआ करती थी। दूसरी जो आपकी सब कमेटी है वो आपके ट्रांसपोर्ट और प्रोविजंस वगैरह को मैनेज करती है। तीसरी जो सब कमेटी है वो आपके फुट सोल्जर्स वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चौथी कमेटी घोड़ों को देखती है, पांचवी चैरियट्स को देखती है और छठवीं कमेटी जो है वो आपकी एलिफेंट्स वगैरह को देखती है। तो इस तरीके से आपकी जो अलग अलग कमिटीज वगैरह बनाई गई थी, अलग अलग काम करती थी। पहली कमेटी नेवी को देख रही है, दूसरी जो है वो ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस को देख रही है, तीसरा आपके फुट सोल्जर्स को देख रही है, चौथा हॉर्सेस, पांचवें चैरियट्स और छठवें एलिफेंट्स, इन सब का जो है ख्याल वगैरह रख रही है। अब ये जो सेकंड सब कमेटी है जिसका काम क्या था, आपका ट्रांसपोर्ट और प्रोविजंस वगैरह को मैनेज करना था, इस सेकंड सब कमेटी का काम बहुत ज्यादा आपका कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे वेरिएशंस थे और बहुत सी चीजें इसमें शामिल थी। सबसे पहले तो आपको अगर एक से दूसरी जगह मूव करना है तो बुलक कार्ट्स वगैरह में उस वक्त एक से दूसरी जगह मूवमेंट किया जाता था। तो जो भी इक्विपमेंट है, जो भी सामान लेकर जाना है, उसको एक से दूसरी जगह मूव करने के लिए बुलक कार्ट्स की व्यवस्था करना। उसके बाद में पूरा जो रास्ता रहेगा, सफर रहेगा, उसमें जो सोल्जर्स रहेंगे उनके खाने की व्यवस्था करना। आप जो जानवरों को भी आप लेकर जा रहे हो, चाहे बुलक कार्ट्स वगैरह में आप बैल वगैरह लेकर जा रहे हो बांध के जोत करके, या फिर साथ में आपके घोड़े और बाकी हाथी वाथी लेकर जा रहे हो प्रोटेक्शन के लिए, ये एनिमल्स वगैरह जो है इनके लिए चारे की जरूरत पड़ेगी, इनकी फूड या इनके फॉडर की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको सर्वेंट्स वगैरह और आर्टिसंस भी रखना पड़ेंगे ताकि नाच गाना हो सके और सोल्जर्स वगैरह का एंटरटेनमेंट कराया जा सके। ये सारे के
सारे काम करने के लिए आपको जो है जरूरत पड़ेगी, ये सारे के सारे काम करने के लिए आपको जो है पर्टिकुलर सब कमेटी की जरूरत पड़ेगी जो ये सारी चीजें देखती थी, और ये सारा काम सेकंड आपकी सब कमेटी की जिम्मे था, और इसलिए इसका जो वर्क था वो सबसे ज्यादा डाइवर्स था, या यूं बोल सकता हूं कि सेकंड सब कमेटी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसके अलावा बात करें तो अशोक ने जो है एक चीज और करी थी, ये सारी चीजें तो थी जिसकी मदद से आप अपने अंपायर को जो है होल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, सेना जो है एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है आपके अंपायर को होल्ड करने में, समझ में आ रहा है। मगर सम्राट अशोक ने एक चीज और करी थी अपने अंपायर को साथ में इकट्ठा रखने की, वो था कि धम्म का प्रचार प्रसार किया था। सम्राट अशोक की कोशिश ये थी कि धम्म के प्रचार प्रसार की मदद से भी मैं अपने अंपायर को जो है जोड़कर रख सकता हूं, उसको साथ में जो है यूनाइटेड रख सकता हूं। इसकी वजह यह थी कि धम्म के जो प्रिंसिपल्स थे वो बड़े सिंपल थे और बड़े यूनिवर्सली एप्लीकेबल प्रिंसिपल्स वगैरह थे। अकॉर्डिंग टू हिम इंश्योर्ड द वेल बीइंग ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट। अब सम्राट अशोक के हिसाब से अगर देखा जाए तो धम्म का के अगर प्रिंसिपल्स पे चलाया जाए तो इंसान का ना सिर्फ इस जीवन में भला होगा, इस लोक में भला होगा, मगर इसके बाद वाले लोक में भी भला होगा। अब ये इसके चलते उन्होंने बाकायदा स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था जिनका नाम था धम्म महामत्ता। धम्म महामत्ता को बाकायदा अपॉइंट किया गया था इस चीज के लिए कि वो धम्म के प्रचार प्रसार में जो है लगे, धम्म का जो है स्प्रेड करें, उसके प्रचार प्रसार में जो है अपना टाइम दें। तो बाकायदा इन सारी चीजों का कर कोशिश ये थी सम्राट अशोक की कि भाई सम्राट अशोक की कोशिश ये थी कि किसी भी तरीके से जो है धम्म का प्रचार प्रसार किया जाए, लोगों को जो है थोड़ा डोसाइल बनाया जाए, लोगों को थोड़ा सबमिसिव बनाया जाए और उनके मन से ये भाव निकाला जाए कि अपने अंपायर के खिलाफ खड़ा होना है, राजा के खिलाफ खड़ा होना है। ये सारी चीजें अगर करी गई तो इसकी मदद से होगा ये कि अंपायर जो है इंटैक्ट रहेगा, टिका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मौर्यों का जो अंपायर है वो इंपॉर्टेंट था या नहीं था, अगला सवाल ये आता है, या फिर अगर इंपॉर्टेंट था तो किस तरीके से था, हाउ इंपॉर्टेंट वाज द अंपायर, कितना इंपॉर्टेंट था ये भी हम लोग देखेंगे। इसका जवाब यह है कि मौर्यों का अंपायर ले देके 150 साल तक चला है, मगर ये बहुत लंबा वक्त नहीं है अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इतिहास की बात करोगे, मगर और साथ ही साथ पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इनके कंट्रोल में था भी नहीं, मगर फिर भी इनके जो फ्रंटियर्स थे अंपायर के उसकी भी अगर आप बात करो तो उसमें भी आपको पूरा यूनिफॉर्म कंट्रोल देखने के लिए नहीं मिलता है। मगर इतना सब होने के बाद में भी मौर्यन एम्पायर इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि इंडियन हिस्ट्री जो है 19वीं सेंचुरी में जब आपके रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू की गई और जब मौर्यन एम्पायर का इमरजेंस हुआ तो कहीं ना कहीं आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको एक मेजर लैंडमार्क माना था, क्योंकि इस तरीके का स्पेक्टेकुलर एम्पायर इंडिया में भी मिल सकता है उसकी उनको आशंका नहीं थी, खासतौर पर आपके जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह थे उनकी बात की जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि सम्राट अशोक का जो मैसेज था वो इनके पहले आए जितने भी रूलर्स थे और इनके बाद आए जितने भी रूलर्स थे उनसे ऑल टुगेदर अलग था। इसमें ये पता चलता है सम्राट अशोक का मैसेज था, एक तो वो अलग था, साथ ही साथ सम्राट अशोक जैसा रूलर जो है आपके जो हिस्टोरियंस को ना उसके पहले देखने को मिला ना उसके बाद देखने को मिला। मोर इंपॉर्टेंट वाज द मैसेज ऑफ अशोक विच वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द अदर रूलर्स। इट सजेस्टेड ही वाज पावरफुल बट हम्बल एंड नॉट लाइक लेटर रूलर्स हु अडॉप्टेड ग्रैंड टाइटल्स। तो इसमें जो है इनके बारे में जितना पढ़ा गया आपके अलग अलग सोर्सेस से पता क्या चला, ये बहुत पावरफुल रूलर थे मगर साथ ही साथ बहुत हम्बल थे, और इनके बाद में जो आपके रूलर्स वगैरह आए जिन्होंने बड़े बड़े ग्रैंड टाइटल्स अडॉप्ट किए ये वैसे भी नहीं थे। बाद में इनफैक्ट आपके जो नेशनलिस्ट वगैरह थे इन्होंने इनको एक इंस्पायरिंग फिगर के तौर पर भी जो है याद रखा है, इसलिए भी सम्राट अशोक जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सम्राट अशोक जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए ये बात जो है अपने को ध्यान रखनी है, और इसी के चलते जो है सम्राट अशोक की इंपॉर्टेंट हो जाने के चलते या फिर इसमें जो आपके अलग अलग कंट्रीब्यूशंस वगैरह किए गए हैं इन सब बातों के चलते मौर्यन एम्पायर एक इंपॉर्टेंट एम्पायर के तौर पर निकल कर आता है। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज का जो अपना सेशन था इसमें हम लोगों ने मौर्यन एम्पायर तक जो है अपना इस पर्टिकुलर चैप्टर का क्विक रिवीजन कर कर ख़त्म किया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, तो इतना आप लोग अच्छे से पढ़ लें, ढंग से कर लें, और इसमें से फिर कोई भी क्वेश्चन वगैरह एग्जामिनेशन में आता है तो उसका इफेक्टिवली फिर आप इसके बाद में जवाब दे पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और इसके आगे का फिर जो क्विक रिवीजन इसका बचा हुआ है वो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एंड करने के पहले बस मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स का ये जो सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट है आप अपने मोबाइल फ़ोन पर, अपने टैबलेट पर, अपने पीसी पर, कहीं पर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये और ये इन तीनों डिवाइसेस पर चल जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारी बुक्स और ई बुक्स भी जो हैं आप ले सकते हैं, इनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जितना हो सके इनका इस्तेमाल करें, जितना हो सके इससे उतना फ़ायदा उठाएं, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस को इन्हांस करें एंड जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। चलें मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।